Hello, good morning, everyone. Am I audible? If I'm audible, please raise your hand. Please show your thumb. Okay. I would like to welcome Mrs. Ritu Pathik, ma'am, Deputy Director, NIS Patiala. She is the external observer for this coaches development program of judo, and I request her to speak some words before this session starts. Ritu Pathik, ma'am. Hello. Yes, hello. Yes, ma'am. Yeah. Thank you, सुरेश जी. Yes, ma'am. सबसे पहले मैं अपने सभी सीनियर कोचेस साहिबान जितने भी मेरे साथ के जो खिलाड़ी रहे हैं, मेरे से सीनियर जो कोचेस रहे हैं, जो आज कोचेस पद की गरिमा संभाल रहे हैं, मेरे बाद के जो खिलाड़ी हैं, जो कोचेस हैं अभी, उन सभी को बहुत बधाई देती हूँ इस एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा जुड़ने के लिए. और साई और जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया, इन दोनों को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है. कल यशपाल जी ने बहुत अच्छा सेशन लिया था और आप सभी का उत्साह और देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा. आप कल के एक्सपीरियंस से कुछ एक बातें हैं जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ. सबसे पहले तो जितने भी साई के कोचेस हैं उनसे मेरा ये निवेदन रहेगा कि जैसा आपको बार-बार बताया गया है कि चैट बॉक्स में अपनी अटेंडेंस रिकॉर्ड कीजिएगा, तो उसमें आप प्लीज जरूर मेंशन कीजिए साई जूडो कोच. तो इसमें हमें आपका अटेंडेंस रिकॉर्ड रखने में थोड़ा सहूलियत रहेगी. दूसरी चीज, आप सभी, वैसे तो आज सेंट्रली इन्होंने म्यूट कर दिया है, अच्छा है, लेकिन आप सभी अपना वीडियो जरूर ऑन रखिएगा. आप सबको देख के हमें अच्छा लगेगा. तीसरी चीज जो है कि आपके जो सेशन जब चल रहा होता है, आपकी कुछ क्वेरीज आती हैं, उन क्वेरीज को आप चैट बॉक्स में शेयर कीजिएगा. और एट द एंड ऑफ द सेशन जो हमारे स्पीकर है यशपाल जी, आपकी सभी क्वेरीज का 1 बाय 1 रिप्लाई करेंगे. क्योंकि ये सेंट्रली म्यूट रहेगा, तो चैट बॉक्स में आपकी क्वेरीज डालने से ज्यादा अच्छे से वो आपकी क्वेरीज अटेंड हो पाएंगी. और अंत में मैं आपसे सबसे निवेदन करूंगी कि इस सेशन की गरिमा को बना के रखते हुए आप सभी इस सेशन का भरपूर लाभ उठाइएगा. हमारे साथ में यशपाल जी जो है बहुत अच्छे एक्सपीरियंस खिलाड़ी और एक्सपीरियंस्ड कोच हैं, और आने वाले टाइम में जीवन शर्मा जी भी ज्वाइन करेंगे, तो हम इनके एक्सपीरियंसेस का बहुत फायदा उठा सकते हैं अपने डे टू डे कोचिंग के लिए. बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू सुरेश जी. Hello. You can start class at 10. Hello. Okay, now our senior director, Bangalore, will like to speak a few words. Yeah, I'm audible. Okay. Good morning, gentlemen. आप सबका नमस्कार, madam नमस्कार. I'll just take a minute, though I'm not from a judo kind of a background, but everything going on is fantastic for me. I'm so thankful to all of you. I, as an administrator, taking care of this program, I'd like to thank all of you for the excellent conduct and the good viewership and partnership that you guys are all extending. हिंदी में बोलूंगा, मैं आप सबका बहुत आभारी हूं जिस तरह आप सबने इकट्ठा आके इस स्पोर्ट्स महाकुंभ को एक तरह सफल होने में हम सबका योगदान दिया है. It is for you and for me also. It's a very big learning experience. I'm interacting with you as of now virtually, but yes, if God gives us time, we'll be interacting one-to-one also. But this particular moment and this particular time has been very beneficial for us.
Let's make the best use of it. As madam also said, Suresh is doing a wonderful job. You guys have been putting all this together. Not another 10 seconds. All the best. We'll be interacting as and when. All feedbacks to the speakers. Yesterday there was an input that they want a feedback. As madam is already here, you will be getting all the possible feedback that we have. Earliest, जल्दी से जल्दी आपको feedback देने की पूरी कोशिश की जाएगी जहां भी जरूरत होगी. That's all as of now. Have a great day. Keep going, Suresh. Take it on, and let's have a nice day. Take care. Bye bye. Thanks. Jai Hind. Okay, now I request Mr. Yashpal Solanki to take over. गुड मॉर्निंग सुरेश जी, डायरेक्टर साहब और सभी हमारे ऑफिसर्स जिन्होंने अभी हमारा हौसला बढ़ाया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और ये सर आपका ही इनिशिएटिव है सर, जो हम अपने साई के ही नहीं पूरी इंडिया के जूडो कोचेस के साथ जुड़कर और यहाँ पर कुछ अपने विचार भी साझा कर सकते हैं और कुछ इन्फॉर्मेशन एक दूसरे को प्रदान कर सकते हैं। धन्यवाद सर। सुरेश सर, आज जायसवाल सर तो नहीं है आज? सर है सर, एक बार मैं चाहता हूँ जायसवाल सर से कुछ अनाउंसमेंट, ही वांट टू मेक सम अनाउंसमेंट। जायसवाल सर, हेलो। हाँ, गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैन यू हियर मी? आवाज आ रही है? यस, थैंक यू। सबसे पहले जितने भी जूडो कोचेस पैन इंडिया जुड़े हुए हैं इस प्रोग्राम से, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने, ये हमारी सबकी एक कोशिश है, जॉइंट एफर्ट है। जूडो एक इंडिविजुअल गेम है, लेकिन फिर मेरा कहना है कि टीम वर्क है। बिना टीम वर्क के कोई भी टास्क पूरा नहीं हो सकता। अब हमारा टास्क ये है कि आने वाला जो 2021 पीछे यशपाल जी के पीछे दिखाई दे रहा है, 23 जुलाई 2021, ये मान लिए है, क्या कहते हैं, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ये जो वैश्विक महामारी आई है, ये इसको हमें पॉजिटिव लेना चाहिए और इसको हम अपने ये देखें कि जो हमें 1 साल का समय और मिला है, उसमें हम सभी कोचेस अपने आप को अपग्रेड करें और ज्यादा से ज्यादा हमारे बच्चे इस 2021 में जूडो डिसिप्लिन में पार्टिसिपेट करें। अभी तक का रिकॉर्ड रहा है 2000 से 2016 तक हमारा मैक्सिमम एक ही बच्चा इंडिया से पार्टिसिपेट कर रहा है। इस बार जैसे मैंने इलेक्शन के टाइम भी कहा था 2018 में, हम एक से ज्यादा, अब एक से ज्यादा नहीं, हमारा कम से कम एक मेल एक फीमेल और 2 लड़के 2 लड़की पार्टिसिपेट करें, ये हमारा अभी का टारगेट है। और आने वाला जो 2024 और 28 का टारगेट दिया है साई ने, मिनिस्ट्री ने हमारे को, उसमें मैक्सिमम पार्टिसिपेशन भी होना चाहिए हर वेट में, टीम इवेंट में। एक्चुअली सेक्रेटरी साई हैज डायरेक्टेड स्पेशली ड्यूरिंग ACTC कि द जूडो फेडरेशन शुड मेक एन एफर्ट्स टू गेट पार्टिसिपेशन ऑल द वेट कैटेगरीज। तो मैंने आपके जो उत्साह है, मुझे विश्वास है कि न केवल हम पार्टिसिपेट करेंगे बल्कि हम मेडल के भी बहुत पास में होंगे। और 2022 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स होने जा रहे हैं, एशियन गेम्स है, पिछला जो रिकॉर्ड है उससे ज्यादा हम कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीतेंगे, 8 से 10। इसी तरह से आप लोगों का अपने आप को अपग्रेडेशन का प्रयास चलता रहा और आप यहाँ जो सीखेंगे वो आगे जाके और अपनी नॉलेज को शेयर करेंगे। बहुत से लोग नहीं जुड़ पाए होंगे, किसी के पास कुछ नेट की प्रॉब्लम, किसी का रिचार्ज का प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम्स है वो आ रही है, फिर भी अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं। ये मैं कहना चाहूंगा। और एक चीज और मैं आपको एश्योरेंस दे रहा हूँ, आई एम वेरी मच थैंकफुल टू DG साई for creating this opportunity for sharing their views. ये पहले कभी ऐसा प्रयास नहीं हुआ। पहले ऐसा होता था अक्सर, फेडरेशन, मिनिस्ट्री, साई और IO इन सब में आपस में खींचता है। अभी सब पूरे एक टीम की तरह काम कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है पूरे देश में कि स्पोर्ट्स ऊपर बढ़ रहा है। देख रहे हैं हर स्पोर्ट्स में धीरे धीरे हमारा लेवल बढ़ रहा है, तो जूडो भी बढ़ेगा। और उन एक एश्योरेंस दिया है कि जो लोग मॉर्निंग इवनिंग के सेशन अटेंड करेंगे रेगुलरली, उन सभी को ऑनलाइन सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ये एश्योरेंस मुझे DG साई साहब की तरफ से है। ये मैं आप सब लोगों को आश्वासन दे रहा हूं उनकी तरफ से कि आप लोगों को सर्टिफिकेट इशू किया जाए, लेकिन सब्जेक्ट टू योर रेगुलर अटेंडेंस इन बोथ द सेशन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर। सुरेश जी, हम स्टार्ट करते हैं फिर आज का अपना सेशन। श्योर सर। थैंक यू वेरी मच सर। कैन यू प्लीज ओपन माय शेयरिंग, कंटेंट शेयरिंग पार्ट?
जॉर्जिया। मैं आपके साथ एक बड़ा ही कुछ एक अजीब सा कॉम्बिनेशन है। जैसा आप सबको पता होगा कि जूडो इज दी ऑलमोस्ट द फर्स्ट कंट्री जिसने, जैसे ही जेंडर इक्विटी के बारे में बातें उठी आईओसी के अंदर, तो जूडो वाज द फर्स्ट कंट्री जिसने इसको एक्सेप्ट किया था और अपने चार्टर के अंदर भी लेके आए थे। और इससे पहले जो लास्ट ओलंपिक्स हुए हैं उनमें हमारा जो क्वालिफाइंग होता था दैट वाज 24 फॉर फीमेल एंड 32 फॉर मेल। वो पार्टिसिपेशन की एवरेज के हिसाब से उन्होंने दिया हुआ था कि इतने लोग, जैसे कि उसमें दिया हुआ था कि इतने लोग पार्टिसिपेट करेंगे किस गेम के अंदर, और मेल और फीमेल का कैटेगरी। तो जूडो जो आईजीएफ जो हमारी इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन है, उसने इसको इमीडिएटली लास्ट ओलंपिक के दौरान इसको मान लिया था कि नेक्स्ट ओलंपिक से हम 28 और 28 पार्टिसिपेंट्स के साथ ही ओलंपिक में पार्टिसिपेशन करवाएंगे। तो अब के क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप देख रहे हैं ये इनका, यहाँ पर अगर आप नीचे देखेंगे तो जॉर्जिया के बारे में एक बड़ा अजीब सा आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जेंडर इक्विटी काफी कम दिख रही है। कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जिनकी फीमेल टीम बहुत अच्छी है और मेल टीम में उनके बहुत ही कम पार्टिसिपेंट है। ऐसा ही जॉर्जिया एक ऐसा देश है जिसमें मेंस में आप देखेंगे तकरीबन आउट ऑफ 12 प्लेयर उनके मेंस में क्वालिफाई हैं, और एक एक वेट में 2 प्लेयर क्वालिफाई हैं, और फीमेल्स में 1 है। देन इजराइल, ये जो यहाँ पर आपको नीचे वेट्स दिख रहे हैं ये टीम इवेंट के हिसाब से लिए गए क्योंकि ये डाटा वहीं पर अवेलेबल था। और अगर आप 10 के बाद आगे चलेंगे तो ये हमारी कंट्री के लिए जो पहला चैलेंज होगा during our roadmap to become a country which qualify with maximum athletes, जैसा कि अभी जनरल सेक्रेटरी साहब ने शेयर भी किया था कि सेक्रेटरी स्पोर्ट्स के साथ हमारा जो लास्ट मीटिंग हुआ उसमें वी प्रॉमिस देम कि अगर गवर्नमेंट ये कंटिन्यू सपोर्ट रखेंगी तो हम 100% है कि हम इन 20 कंट्रीज में तो पहले हो पाएंगे, और यही हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा नेक्स्ट टॉप 10 में आने के लिए। दैट इज बट लेटर ऑन। अभी अगर हम 2024 की बात करें तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। इसमें आप देख रहे हैं यूक्रेन है, कनाडा है, चाइना है, अजरबैजान, ग्रेट ब्रिटेन, कजाकिस्तान, इनके 8 से लेकर आप देखिए टॉप जो 11th कंट्री है उज्बेकिस्तान, उसके 12 लोग क्वालिफाई हैं अभी तक, और फॉलोड बाय द अदर कंट्री। इसमें सभी प्लेयर, उनकी कंट्री से कितने प्लेयर क्वालिफाई हैं वो आगे शेयर किया हुआ है। Kuldeep Sharma is sharing screen. We have to again share. Sir, Kuldeep Sharma, someone named Kuldeep Sharma is sharing screen. Yes, I'm making you as a host. Right. Ji, it's okay. Yes, sir. थैंक यू सर। मैं आप सभी लोगों से ये भी शेयर करना चाहता हूँ, आज कल शाम को हमारी एक बड़ी ही फ्रूटफुल मीटिंग हुई जिसमें हमें डीजी साहब ने और ईडी टीम्स और काफी ऑफिसर से बात हुई है, जिसके में हम कुछ इसको इंटरेक्टिव बनाएंगे अपनी मीटिंग को, जिसके अंदर हम कुछ क्वेश्चंस भी लेंगे और हम कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे भी, जिससे हमारे यंग कोचेस को भी थोड़ा सा ये लगे कि वो कैसे अपनी नॉलेज को अपग्रेड करते हैं और कहाँ वो स्टैंड कर रहे हैं, कितना इन्वॉल्व हैं, ये भी थोड़ा उससे पता लगेगा। तो प्लीज प्रिपेयर योरसेल्फ अकॉर्डिंगली। यस, आई कैन शेयर नाउ। So 30th country on this table is Czech Republic, जिनके 3 मेल जूडो का क्वालिफाई है, उनका भी कोई फीमेल जूडो का क्वालिफाई नहीं है। ये है मेडल रैंकिंग एट दी ओलंपिक्स 2016, जो आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं, इसमें 7th प्लेस तक शेयर किया गया है।
तो जापान as a leading country with 3 gold, 1 silver and 8 bronze, 1 5th and no 7th place. France, Russia, followed by France, Russia, Italy, United States. देखिए अभी यूनाइटेड स्टेट्स के बारे में अगर आप देखेंगे तो एक और भी बात है कि कुछ कंट्रीज जैसे कि आप देखेंगे अब तो उसको मर्ज कर दिया गया ऑस्ट्रेलिया एशिया ओशियाना में। अदरवाइज ऑस्ट्रेलिया जैसे महाद्वीप से काफी प्लेयर क्वालिफाई करते थे, बट यहाँ पर बात है क्वालिफाइंग टू मेडल विनिंग। अब यूएसए का अगर आप ऊपर स्लाइड में देखेंगे तो कहीं नाम नहीं है, देखिए, क्योंकि अभी उनके 2 ही एथलीट क्वालिफाई हैं, 2 या 3, और वो 30 में नहीं है। लेकिन अगर उनका ओलंपिक रिजल्ट आप देखेंगे तो लंदन और मे बी द लास्ट ओलंपिक, तो यहाँ भी उनका 1 गोल्ड और 1 सिल्वर था, और थैंक्स टू कायला हैरिसन जिन्होंने 2012 में भी और 2016 में भी बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस देकर अपनी कंट्री का नाम टॉप, यू कैन से इन द टॉप 10 में बना के रखा, और यू कैन से इट्स ऑन द 5th रैंक। तो क्वालिफाइंग से कैसे हम मेडल विनिंग बन सकते हैं इसको तो हम रोड मैप पे डिस्कस करेंगे, बट अभी हम यहाँ क्वालिफाइंग्स और मेडल रेटिंग उसको देख सकते हैं। लास्ट टाइम भी यूएसए की कोई बहुत बड़ी टीम नहीं आई थी, बट द रिजल्ट्स वर वेरी गुड। Stephen Travis silver, Kyle Harrison gold, and 1 5th place. Sorry, 7th. This is the current standing of India. अभी अगर आप IGF की साइट पे जाएंगे तो वहां पर जो फर्स्ट नोट है जहां पर लिखा हुआ है until 30th June 2021, it was 30th May 2020. So that the previous deadline was 30th May 2020. But इसको मैंने एडिट किया है एज पर दी सर्कुलर, लेटेस्ट सर्कुलर जो IGF का है, जिसमें उन्होंने 30 जून तक इसको बढ़ा दिया है। एंड जो अभी जैसे सेक्रेटरी साहब ने शेयर किया कि हमारे लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, हम ऐसा सोच सकते हैं, पॉजिटिव सोचने से ही पॉजिटिव काम होते हैं। तो हम इसको दुख ना मनाकर हम ये भी सोच सकते हैं कि हमारे लिए एक अच्छा चांस भी आया है, तो अब हम सही में उस टारगेट को अचीव कर सकते हैं जिसको बोल रहे हैं 2 से 3 या 4 लोग ओलंपिक क्वालिफाई तक जाएं। वो हम देखेंगे इंडिया का प्रीवियस जो पार्टिसिपेशन है उसमें भी उससे भी आपको काफी क्लियर हो जाएगा। तो अभी जो करंट स्टैंडिंग थी, जैसे कि ये हर वीक बहुत स्पीडली आफ्टर एवरी वीक एंड आफ्टर एवरी इवेंट इट फ्लक्चुएट वेरी फास्ट। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि सुशीला की रैंकिंग 41 है, बट क्वालिफाई जसलीन है जो कि 56 रैंक है। जसलीन जिन्होंने बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी है लास्ट के हमारे सर्किट्स में, इनफैक्ट ही वाज 5th इन दी तिबिलिसी ग्रैंड प्री लास्ट ईयर। तो बहुत स्पीडली फ्लक्चुएट कर रही है रैंकिंग। जैसे कि वर्ल्ड चैंपियनशिप के बाद अवतार सिंह क्वालिफाई थे जो अब 60 हैं लास्ट कुछ इवेंट्स में। जैसे ही आप टेनिस की तरह अब हमारे गेम को एक, हमारी IGF का सबसे बड़ा एक पॉजिटिव पार्ट ये रहा कि उन्होंने एक स्पोर्ट्स को बहुत ही कॉम्पिटिटिव बना दिया है, और सभी इवेंट्स में आपको, हर इवेंट में आपको 2 से 3 ओलंपिक या वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडलिस्ट हर वेट में टॉप रैंक में दिख जाएंगे। कोई भी ऐसा कंपटीशन नहीं होता जिसमें आपको 10-12 ओलंपिक या वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडलिस्ट नहीं मिलेंगे। किसी भी ग्रैंड प्री या ग्रैंड स्लैम को तो आप छोड़ दीजिए, उसमें तो बहुत ज्यादा होते हैं। तो उसकी वजह से हमें हर इवेंट में एटलीस्ट क्वार्टर फाइनल तक पहुंचने में भी वी हैव टू बीट एटलीस्ट 1 बिग टॉप रैंक प्लेयर, टॉप 10। तो उसके बेस पे ही आप रैंकिंग बनाते जा रहे हैं। 2018 के बाद जो 2019 के फर्स्ट 8-9 मंथ्स थे, दैट वाज नॉट गुड फॉर इंडियन जूडो, और हम काफी कम कॉम्पिटिशंस हमने पार्टिसिपेट किए, जिसकी वजह से अगर आप देखें कि अभी हम टॉप रैंक सुशीला इज 41, लेकिन 2018 में विजय यादव जो अभी 66 पे हैं, ही वाज 20th इन द वर्ल्ड, ही वाज डायरेक्टली क्वालिफाइड फॉर द ओलंपिक्स। अगर हम इस सिस्टम को थोड़ा बेहतरीन तरीके से बना सकते और उनको कंपटीशन दिए जाते, तो अभी हम बात कर रहे होते जसलीन, विजय और सुशीला के टॉप 10-15 में होने के। तो ऐसे ही इसी रोड मैप के बारे में हम इस प्रेजेंटेशन के बारे में बात करेंगे। इसमें आप देख रहे हैं कि पर प्लेयर उसकी पर्सनल रैंकिंग क्या है, उनके पॉइंट्स क्या हैं। अभी जैसे ये कॉन्टिनेंटल कोटा आप देख रहे हैं जसलीन के सामने लास्ट स्टेटस में दिया हुआ है। It was very frequently changed in last couple of months.
सो ये एक कंपटीशन हमारी टीम के बीच में भी हो जाता है कई बार कि कौन जल्दी से रैंकिंग पॉइंट्स ले या किस कंपटीशन में अच्छा दे, और वो क्योंकि कॉन्टिनेंट कोटा एक कंट्री को एक ही मिलता है। तो अभी जैसे सर बात कर रहे थे, हम इतना तब हम मेडल विनिंग कंट्रीज के बारे में सोच सकते हैं जब एटलीस्ट हमारे 4 से 5 लोग क्वालिफाई डायरेक्ट हो और एक कॉन्टिनेंटल हो। इंडिया एट ओलंपिक्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा बार्सिलोना वाज द बेस्ट पार्टिसिपेशन, जिसमें 5 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। तो अभी मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा कि सीनियर से तो नहीं है, क्योंकि हमारे सीनियर जितने भी कोचेस हैं, मेरे भी सीनियर्स, उनको तो सबको पता ही है। तो क्या आप बता सकते हैं, आप इसको मैसेज डाल सकते हैं, तो जो पहला मैसेज होगा हम उसी का नाम अनाउंस करेंगे। आप चैट बॉक्स में मैसेज डाल सकते हैं कि पहले ओलंपिक्स में हमारी इंडिया की तरफ से किसी एक फीमेल एथलीट ने पार्टिसिपेट किया था। 5 लोगों में 4 मेल थे और 1 फीमेल। तो क्या आप उन फीमेल का नाम बता सकते हैं? यानी कि आप चैट बॉक्स में मैसेज डाल सकते हैं। नो, यहाँ पर एक कुछ मैसेज आया। आरती कोहली बाय नीतू सिंह। नो नीतू जी, आरती पार्टिसिपेट इन फॉर इंडिया इन 1996। पूनम चोपड़ा नो। राजेश जी, पूनम नो। आरती कोहली नो। Sumit Thakur, yes, Sumit Thakur was member of Indian team in 1996, not in Barcelona. Yes, Uttam Dodd. Uttam Dodd is the right answer. Sangeeta Mehta. गीतांजलि जी नहीं, that was संगीता। सुमन मैडम ने भी लिखा है, शायद टाइपिंग में हो तो। मैडम आपको तो पता ही होगा मैम, आपसे नहीं था ये सवाल। आई एम सॉरी। दिव्या शर्मा मैम बिल्कुल ठीक, संगीता मेहता। तो इसके बाद हम इनके नाम भी शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। उत्तम गौड़ वाज द राइट आंसर। वशिष्ठ साहब ने भी बिल्कुल ठीक लिखा है, और काफी आंसर्स हैं। जनिता कटारिया ने सुनीत ठाकुर का नाम दिया है। नहीं जनिता जी, सुनीत ठाकुर ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया 96 में एटलांटा ओलंपिक्स। 92 में संगीता मेहता वाज द फर्स्ट इंडियन फीमेल ओलंपियन जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया बार्सिलोना स्पेन 1992 में। और अच्छी बात यह है कि 1992 का ही वो एडिशन था जिसमें वुमेन स्पोर्ट्स में ओलंपिक्स में वुमेन जूडो प्लेयर्स को इंक्लूड किया गया। तो इसके बाद आप देखेंगे कि हमारा पार्टिसिपेशन बहुत रैपिडली नीचे आया है। फर्स्ट ओलंपिक स्पेन में जो इंडिया की टीम ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें 4 लोग थे। राजेंद्र धांगड़, नरेंद्र सिंह, a super judo player, Sandeep Byala, the first Arjuna awardee of India, and Kawas Bilimoria, of course, Kawas Bilimoria, and Sangeeta Mehta. 4 male and 1 female. Next Olympic 1996. अभी मेरा सवाल आपसे ये है कि आप उस बेहतरीन प्लेयर का नाम बताएं जिसने इंडिया को 2 बार ओलंपिक में रिप्रेजेंट किया है। First and only Indian judo player who represent India in the 2 Olympics. Narinder, Sushil Gaikwad ji, super. Ajay Singh Rohil, super ji, super. It's very unfortunate that Narinder is no more with us, but उनकी memories, उनकी sports performances, हमने काफी साल साथ स्पोर्ट्स किया है और उनको बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंसेस देते हुए देखा है। He beat the top ranked रशियंस एंड यूरोपियंस। अभी जो आप टेडी रेनर के कोच जिनको आप देखते हैं, इज अ फ्रेंच गाय, आई फॉरगेट हिज नेम, उनको नरेंद्र ने हराया है मेरे सामने। इनफैक्ट द फ्रेंच गाय वाज ओलंपिक मेडलिस्ट एट टाइम। और जब नरेंद्र सिंह एटलांटा ओलंपिक में खेल रहे थे, तो जो एटलांटा ओलंपिक्स में मंगोलिया नरमंदाख जिनका ब्रॉन्ज आया था, उनको नरेंद्र सिंह ने कुछ दिन पहले ही ओलंपिक क्वालिफाइंग में ब्रॉन्ज मेडल के लिए एशियन चैंपियनशिप में हराया था, जो कि दिल्ली में नवंबर 1995 में खेली गई। तो इन टूर्नामेंट्स के दौरान हमारी टीम का जो रैंक था, जब हम यूरोप जाते थे, तो उस समय हमारे काफी प्लेयर्स ने वर्ल्ड के टॉप रैंक प्लेयर्स को हराया। नजीब आगा ने उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान को हराकर एशियन चैंपियनशिप में सिल्वर लिया। सुपर परफॉर्मेंस। तो अब आप यहाँ पर हम वापस अपनी स्लाइड पे आ जाते हैं। बार्सिलोना में 5, एटलांटा में 4,
सिडनी में 1। सिडनी में इंडिया को रिप्रेजेंट किसने किया, क्या आप बता सकते हैं? वन एंड ओनली पार्टिसिपेंट। नो शिल्पा जी, नो नो। विवेक ठाकुर, विवेक ठाकुर जी, योर आंसर इज राइट, भोजे। बट मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, हर नेम, दैट इज निक नेम, हर रियल नेम वाज ब्रजेश्वरी देवी। ब्रजेश्वरी देवी, श्यामकांत सर ने पूरा नाम लिखा है। थैंक यू श्यामकांत सर। तो ब्रजेश्वरी देवी वाज द लोन ओलंपिक पार्टिसिपेंट फ्रॉम इंडिया, और वो चौथी ओलंपियन थी फीमेल सेक्शन में इंडिया की तरफ से। तो आप उसके बाद अगर वापस हम स्लाइड पे आ जाएं, तो सिडनी के बाद, या फिर आप कहिए कि एटलांटा के बाद, हमारी परफॉर्मेंस बहुत स्पीड से नीचे गिरी है। क्या कहते हैं, लीजेंडरी एरा ऑफ आवर ग्रेट एल.के. डागा साहब आज हमको याद करेंगे। स्पोर्ट्स के लिए उन्होंने हमारे स्पोर्ट्स को उन्होंने बहुत रिकॉग्निशन दिलाया। हमारी बहुत सारी टीम्स बाहर जाती थी, बहुत एक्सपोजर मिलता था, तो उसी का रिजल्ट था जो हम परफॉर्मेंसेस की बात कर रहे हैं। सिडनी आप देखिए कि 2000 के बाद सिडनी में 1, एथेंस में 1, दैट इज द राइट आंसर। जो आपने पहले कुछ लोगों ने आंसर दिया था, अकरम शाह रिप्रेजेंट इंडिया इन 2004 एथेंस। उसके बाद बीजिंग में हमारा थोड़ा सा ग्राफ बढ़ा, जिसमें 2 फीमेल जुडोकाज ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया, दिव्या तिवारी जी एंड तोम्बी देवी। लेकिन आप अगर आगे वाले स्लाइड्स में जाएंगे तो बीजिंग के बाद लंदन 2012 1, रियो 1, अवतार सिंह एंड गरिमा। इनफैक्ट अवतार सिंह का पार्टिसिपेशन पिछले 12 साल में, अकरम शाह के बाद फर्स्ट मेल पार्टिसिपेंट फ्रॉम इंडियन साइड वाज अवतार सिंह इन रियो 2016। और गरिमा, ये समझ लीजिए आप 7वीं फीमेल ओलंपियन बनी। अब हम आगे आ जाते हैं एशियन और कॉमनवेल्थ गेम्स पे। यहाँ पर जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े बताते हैं कि कैसे हमारी परफॉर्मेंस, अगर आप लास्ट स्लाइड को देखें, बार्सिलोना और एटलांटा के बाद कैसे हमारा परफॉर्मेंस नीचे आया, कैसे हमारी परफॉर्मेंस गिरी, इसके पीछे 2 कारण थे। अभी जैसे पूनम चोपड़ा जी का मैसेज भी देख रहा हूं कि, और हम तो इसके साक्षात गवाह हैं, कैसे हमारी परफॉर्मेंस नीचे आई। वी आर नॉट हेयर टू ब्लेमिंग एनीवन, बट अगर हम सिस्टम को देखें कि क्या सिस्टम में कमियां रही, और हम भी पार्ट ऑफ सिस्टम हैं, तो कोई ये गलती किसी एडमिनिस्ट्रेशन की, फेडरेशन की, गवर्नमेंट की या नहीं है, हम सबकी है, क्योंकि हम भी उसका पार्ट रहे। तो थोड़ा बहुत मैं रोड मैप पे इसके बारे में जिक्र करेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हम इसको आगे लेके चलते हैं कि कैसे हम इसको, गेम को ओलंपिक क्वालिफाइंग से ओलंपिक मेडल की तरफ ले जा सकते हैं। इंडिया एट द कॉमनवेल्थ एंड एशियन गेम्स, फर्स्ट टाइम इंडियन टीम ने पार्टिसिपेट किया सियोल 1986, जिसमें हमारे लीजेंडरी फर्स्ट अर्जुन अवार्डी संदीप ब्याला, श्याम सिंह, बनु सिंह एंड कावस बिलीमोरिया, ये 4 प्लेयर्स ने हमारे इंडिया की तरफ से मेडल जीते, 4 ब्रॉन्ज। और ये फर्स्ट एडिशन था जब जूडो को इंक्लूड किया गया एशियन गेम्स में। उसके बाद नेक्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स ऑकलैंड, जिसमें 2 मेडल थे ब्रॉन्ज, जिसमें ब्रॉन्ज था नरेंद्र सिंह और राजेंद्र दांगड़। 2 प्लेयर्स ने बहुत अच्छी इसमें परफॉर्मेंस दी थी ऑकलैंड कॉमनवेल्थ गेम्स में। और उस समय इंडिया का जो कॉमनवेल्थ पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज में ब्रॉन्ज भी आना मुश्किल होता था। मींस ये समझ लीजिए कि एशियन गेम्स में हमारे जिनके मेडल थे अपने संदीप ब्याला साहब, वो भी ऑकलैंड में हार गए थे कॉमनवेल्थ गेम्स में। तो कॉमनवेल्थ का स्टैंडर्ड उस समय, कॉमनवेल्थ कंट्रीज का स्टैंडर्ड आज भी बहुत अच्छा है, बट अब हम
कॉमनवेल्थ कंट्रीज में हमारा स्टैंडर्ड थोड़ा ऊपर हुआ है, और एशिया में क्यों लो हुआ है वो भी हम इसमें आगे वाले स्लाइड में इसमें शेयर करूंगा आपके साथ। इसके बाद बीजिंग 1990, ये थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पर 2 नहीं, यहाँ पर आई एम सॉरी, बीजिंग में हमारा कोई मेडल नहीं था, आई एम सॉरी फॉर दिस एरर। ये बीजिंग 0 है, शायद ये ऑकलैंड का कॉपी पेस्ट हो गया लास्ट टाइम पे, क्योंकि इसको फॉर्मेट चेंज करना होता मुझे माइक्रोसॉफ्ट से एप्पल के अंदर। सो बीजिंग में भी कोई मेडल नहीं था हमारा। यस, थैंक यू वेरी मच होस्ट, थैंक यू वेरी मच। हिरोशिमा में 1 ब्रॉन्ज। यहाँ आती है पूनम चोपड़ा, जिन्होंने, जो हमारा लॉन्ग ड्रॉट था सियोल के बाद 1990 में कोई मेडल नहीं था, जिसको उन्होंने खत्म किया और हिरोशिमा में मेडल जीता, और इसी के लिए उनको 96 में अर्जुन अवार्ड दिया गया। और खाली हिरोशिमा एशियन गेम्स में ही नहीं, उन्होंने 93 की एशियन चैंपियनशिप में भी इंडिया को सिल्वर दिलाया। तो यहाँ सिर्फ गेम्स को हमने कंसिडर किया है। तो पूनम चोपड़ा ने 94 में एशियन गेम्स मेडल दिया, और उसके बाद अगर आप नीचे देखेंगे तो किसी भी गेम्स में कोई मेडल नहीं है। बुसान वाला भी गलत है स्लाइड में, ये बुसान की जगह मैनचेस्टर है। ओके, कॉपी पेस्ट में मैंने इसको अपडेट किया था गेम्स में, तो शायद मैनचेस्टर वाला भी मिस हो गया है, लेकिन मैं इसमें आपको वर्बली शेयर कर देता हूँ, क्योंकि जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, जितने भी मेडल्स हैं, ये मैं आप सब यंग कोचेस को भी रिक्वेस्ट करता हूँ, आप कभी जीवन सर से इस बारे में बात करेंगे तो ये बहुत जरूरी है कि आप खुद अपडेट होने। आपकी स्लाइड गलत हो सकती है, आपका टेक्निकल डाटा गलत हो सकता है, बट जो डाटा आपके दिमाग में वो कभी गलत नहीं हो सकता। मैं जितने भी ओलंपिक्स, आप अपने आप को इतना अपडेट रखें कि आपको अपने एटलीस्ट जूडो के प्लेयर्स के बारे में कभी सोचना ना पड़े। तो बीजिंग में हमारा कोई मेडल नहीं था, हिरोशिमा में हमारा ब्रॉन्ज आया। हिरोशिमा के बाद अगर आप स्लाइड नीचे देखेंगे तो कोई मेडल नहीं है किसी भी एशियन गेम्स में। जो बुसान है दैट इज आल्सो रॉन्ग, 0। बुसान की जगह मैनचेस्टर था, जहां पर कॉमनवेल्थ गेम्स में 2 मेडल, भूपेंद्र सिंह एंड अकरम शाह, जिन्होंने 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज दिलाकर इंडिया की मेडल टैली को मैनचेस्टर में उठाया। लेकिन अभी भी हम ऑकलैंड और मैनचेस्टर में गेम्स में भी हम ब्रॉन्ज और सिल्वर तक ही कुछ ही 1 या 2 वेट्स में ही सीमित थे, क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स का स्टैंडर्ड उस समय पर वर्ल्ड के टॉप प्लेयर्स में था। विवेक ठाकुर लिख रहे हैं अकरम शाह, भूपेंद्र सिंह, वेरी राइट विवेक जी। अरुण जी भी रेगुलर आंसर्स दे रहे हैं। अरुण जी तो खुद अब इस समय के लीजेंड प्लेयर रहे हैं, नरेंद्र सिंह के लिए बहुत अच्छे अपोनेंट भी थे। तो अरुण जी वेरी राइट, आप तो उस समय खेले थे, तो आपको ये इन्फॉर्मेशन इसीलिए बहुत अच्छे से अपडेट भी है, याद भी है। तो इंडिया का स्टैंडर्ड अगर आप देखेंगे यहाँ के बाद 94 के बाद ड्रास्टिकली नीचे आया है। Hiroshima 1, then Thailand, we have just 2 5th places. Kamla was about to win medal. She beat some very good opponents. और myself, मैं भी एशियन गेम्स में था, after winning 4 fights, I missed bronze. So I was 5th, Kamla was 5th. तो उसके बाद हमारा, आप अगर परफॉर्मेंस की बात करेंगे, फॉरगेट द मेडल, एशियन गेम्स में परफॉर्मेंस की बात भी करें तो थाईलैंड के बाद परफॉर्मेंस में भी हम काफी नीलाए हैं। अगर आप देखेंगे कुछ एशियन गेम्स में हम 5th प्लेस तक भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। वेंजाओ में वी वर नॉट 5th, इंचियोन में 9। तो हम बहुत ही स्पीड से हमारी परफॉर्मेंस गिरी है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि हमारा गेम का स्टैंडर्ड थोड़ा सा बढ़ा, लेकिन ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ दी सेंट्रल एशियन कंट्रीज, जो कि आपने पहली स्लाइड में देखा, टॉप 30 कंट्रीज में कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, ये काफी स्थान, हमारे काफी स्थानों का यूरोप से हटकर, रशिया से हटकर इंडिया में, एशिया में प्रस्थान हो गया, जिसकी वजह से हमारा जो रिजल्ट्स है उसमें हमें काफी अच्छे वर्ल्ड के, पहले हमारे लिए जापान, कोरिया और चाइना या नॉर्थ कोरिया या मंगोलिया सीमित थे, लेकिन 95 की एशियन चैंपियनशिप के बाद, जो कि मैंने बताया अटलांटा में, अटलांटा ओलंपिक से पहले नजीम ने उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान को भी हराया था और सिल्वर मेडल जीता था। सुनित, जो कि आपने कई जगह आंसर लिया था, सुनित ने भी यहाँ पर ब्रॉन्ज जीता, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। यस जनिता जी, यू आर राइट। लेकिन अनीता चानू की 5th प्लेस वो लिख रहे हैं कतर में, दोहा 2006 में, दैट वाज इन ओपन वेट कैटेगरी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उनके अपने वेट में नहीं, वो ओपन वेट में 5th थी और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दी थी उन्होंने वहां पर हैवी वेट में खेलकर। एंड शी इज ऑफ कोर्स अ लीजेंड। संदीप ब्याला एंड अनीता एंड पूनम चोपड़ा आर 3 प्लेयर्स जिन्होंने एशिया में 2 बार मेडल जीते हैं।
तो अनीता चानू अपने आप में एक सुप्रीम एथलीट थी। तो अब यहाँ पर हम ये जब रोड मैप पे जाएंगे तो वहां पर ये जरूर चर्चा का विषय रहेगा कि क्यों ये अच्छे एथलीट्स ओलंपिक नहीं खेल पाए, चाहे पूनम चोपड़ा हो, चाहे अनीता हो, क्योंकि हम क्वालिफाइंग सिस्टम को और एक्सपोजर को बहुत अच्छे से कोलैबोरेट नहीं कर पाए। इन वर्ल्ड क्लास टैलेंट्स को कैसे हम यूरोपियन सर्किट में वर्ल्ड के टॉप प्लेयर्स को, ओलंपिक मेडलिस्ट तक को हराने के बावजूद भी, वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडलिस्ट तक को हराने के बावजूद भी ओलंपिक पार्टिसिपेशन को तरसने लगे। यहाँ पर हमारे सिस्टम्स में क्या लैकिंग रही, कैसे हमारी प्लानिंग में हम फेल हुए, वो हम इसके बारे में जरूर चर्चा करेंगे। और दैट इज नॉट टू ब्लेम एनीवन, बट जब हम एक पॉजिटिव वे में किसी बात पर चर्चा करते हैं तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा। वी आर नॉट हियर टू ब्लेम। हम किसी को तारीफ कर सकते हैं, किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। अगर हम ब्लेम करेंगे तो ब्लेम घूमकर फिर वापस हमारी तरफ आएगा। तो आप देखेंगे उसके बाद हमारी परफॉर्मेंस गिरी है। और यहाँ पर ग्लासगो में हमारा स्टैंडर्ड इतना अच्छा था कि हमने 4 मेडल यहां जीते। लीजेंड नवजोत चैना एक मात्र हमारी कंट्री का ऐसा प्लेयर है जिसने वर्ल्ड चैंपियनशिप में लगातार 3 वर्ल्ड चैंपियनशिप में 2-2, 3-3 राउंड्स निकाले हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो 2 या 3 राउंड निकालने वाले बहुत फ्यू एथलीट्स हमारे वर्ल्ड चैंपियनशिप सर्किट में रहे हैं। नवजोत चैना उसमें से रहे हैं और नवजोत चैना ने सिल्वर जीता। और नवजोत चैना ने सिल्वर नहीं, इनफैक्ट आप कह सकते हैं जिन लोगों ने इस फाइट को क्लोजली देखा तो इट वाज जस्ट अ गोल्ड मेडल जिसको बाय मिस्टेक ही ड्रॉप फ्रॉम हिज नेक और उन्होंने उसको एक्सचेंज कर लिया मैकेजी के साथ। तो यहाँ जहां पर हम ग्लासगो में 4 मेडल जीत रहे हैं, वहां पर हमारा जो इवेल्युएशन था और जो हमारी कोशिश थी वो 100% ये थी। उस समय रैंकिंग को भी अगर हम देखें तो हम 6 से 8 मेडल जीतने जा रहे थे और जिसके अंदर कम से कम 1 से 2 गोल्ड की हम उम्मीद कर रहे थे। बट वहीं पर जो मैं पहले शेयर किया कि कहीं ना कहीं प्लानिंग या कुछ मिस्टेक रही जिसकी वजह से हम 4 मेडल पर सीमित रहे। आई होप एंड आई प्रे कि हम फ्यूचर में ऐसा ना होने दें। अब आते हैं 2018 में एशियन गेम जो लास्ट है। लेटेस्ट के बारे में थोड़ा हम जरूर चर्चा करेंगे। लेटेस्ट में जब मैंने अभी शेयर किया कि टॉप 20 में हमारे प्लेयर्स थे, जैसे कि विजय यादव टॉप 20 में थे, अवतार सिंह वाज इन बेस्ट 50s इन 2018 और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। ओलंपियन भी थे, अवतार के पास एक्सपीरियंस भी था। बट क्यों हम यहां पर मेडल जीतने में कामयाब नहीं हुए? अगर आप देखेंगे कि एक मेडल को जीतने में आपको हम अब जब एक प्लेयर की परफॉर्मेंस देखते हैं तो खाली मेडल नहीं, हम परफॉर्मेंस को भी देखते हैं। तो वहां पर विजय यादव लॉस्ट टू द वेरी फर्स्ट राउंड टू द गोल्ड मेडलिस्ट ऑफ द इवेंट, उज्बेकिस्तान, जिन्होंने एशियन गेम्स में गोल्ड जीता, उनसे विजय ने लॉस्ट किया पहला राउंड ही। और वो दिन उज्बेकिस्तान के प्लेयर के लिए जो क्योंकि ओलंपिक मेडलिस्ट भी हैं और एशियन, उन्होंने बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस दी। उन्होंने जापान, कोरिया लगभग सभी को हराते हुए और गोल्ड जीता। अवतार सिंह लॉस्ट टू दी वर्ल्ड चैंपियनशिप ब्रॉन्ज मेडलिस्ट फ्रॉम यूएई रेमरेनको। तो हमें यहाँ पर ये भी देखना है कि हमारे प्लेयर्स परफॉर्मेंस दे रहे हैं पर किससे हार रहे हैं। तो टोटल अभी तक अगर हम देखेंगे, काउंट करेंगे, देखिए नीचे मैंने ठीक कर दिया है, टोटल हमारे एशियन गेम्स और ओलंपिक्स में 15 मेडल हमारी टीम कंट्री ने जीते हैं, जिनको हमें बहुत स्पीड से अगर हम अच्छा करें तो सिर्फ 2 साल में हम इस सिस्टम को थोड़ा सा दुरुस्त बनाए तो हम आने वाले एशियन गेम्स में, एशियन और कॉमनवेल्थ गेम्स में ही टोटल मिलाकर 8 से 10 मेडल जीत सकते हैं, जो कि मेरा कैलकुलेशन ये है। सॉरी पर्सनल, लेकिन ये पर्सनल नहीं है, इट कम्स आउट आफ्टर इंटरेक्टिंग विद एक्सपीरियंस्ड गाइड लाइक सीनियर कोचेस, फ्रेंड्स और जो भी प्लेयर्स हैं उनके साथ कैलकुलेशन करने के बाद मुझे लगा कि हम 8 से 10 मेडल कॉमनवेल्थ गेम्स और एशियन गेम्स जो आने वाले हैं 2022 उसमें जीत सकते हैं। ओहो, स्क्रीन पे काफी ग्लिच है। नॉट एन इशू। अर्जुना अवार्डीज एंड द्रोणा अवार्डीज एक बहुत बड़ा विषय था ये काफी 2014 तक हमारे लिए कि हम अगर 8 अर्जुन पैदा कर सकते हैं तो द्रोणा के बिना अर्जुन पैदा नहीं हो सकते। अगर द्रोण ना होते तो अर्जुन क्या कोई भी, भीम क्या कोई भी किसी अस्त्र और शस्त्र विद्या में सफल नहीं हो सकता था। तो यहाँ पर द्रोणाचार्य अवार्ड हमारे को काफी लेट मिला, जो कि बहुत पहले से हमारे काफी कोचेस डिजर्व करते थे, बट थैंक गॉड मिनिस्ट्री ने हमारे 2 कोचेस को
आप राइट स्लाइड में देखें, स्लाइड के राइट साइड में देखें तो श्री गुरचरण सिंह गोगी जी, इनको फर्स्ट टाइम किसी जूडो कोच को इस अवार्ड से नवाजा गया। देन जीवन शर्मा बहुत ही अपडेटेड कोच हैं और हमेशा अपनी इन्फॉर्मेशन को अपडेट रखते हैं, काफी इन्वॉल्व रहते हैं प्लेयर्स के साथ, खुद बहुत ट्रेनिंग करते हैं, रनिंग वगैरह काफी उनकी बहुत अच्छी है। तो 2018 में जीवन सर को गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया द्रोणाचार्य अवार्ड से। लेफ्ट साइड में आप देखेंगे जिन द्रोणा की मदद से ये अर्जुन पैदा हुए, उनके बारे में हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। संदीप ब्याला हमारे ऐसे पहले ओलंपियन बने थे इंडिया की तरफ से, जिस पहली टीम में ये कावस बिलिमोरिया, संदीप ब्याला, नरेंद्र सिंह एंड संगीता मेहता हमने पहले डिस्कशन किया, और राजेंद्र डांगर। तो संदीप ब्याला उस समय पर ओलंपिक में ही नहीं, एशियन गेम्स में भी मेडलिस्ट थे, ओलंपियन भी थे, और उन्होंने 1991 की एशियन चैंपियनशिप में मेडल जीता। तो पहले ऐसे प्लेयर बने जिन्होंने 2 एशिया मेडल जीते। तो उनको 1992 में अर्जुन अवार्ड से, एक्चुअली में 93 में दिया गया था, 92 और 93 में इकट्ठा ही दिया गया था। तो फर्स्ट अर्जुन अवार्डी बने संदीप ब्याला। देन लीजेंड कावस बिलिमोरिया, जिन्होंने एशियन गेम्स में मेडल जीता और कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में भी मेडल जीते हैं, और बहुत अच्छे रिजल्ट जो अभी अगर आप कभी उनसे पर्सनली मिलेंगे तो हम शेयर करेंगे। उस समय के वर्ल्ड चैंपियन के साथ भी इन्होंने एक बार बहुत ही अच्छी फाइट दिखाई थी, जो वर्ल्ड चैंपियन ओगावा थे उनके साथ। ऑलमोस्ट 5th मिनट तक बिल्कुल इक्वल फाइट थी विदाउट स्कोर। तो काफी अच्छे प्लेयर रहे हैं। पूनम चोपड़ा के बारे में हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं। अकरम शाह एशियन मेडलिस्ट एंड कॉमनवेल्थ गेम्स मेडलिस्ट, इनको और इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया ओलंपिक्स में। अनीता चानू 2 बार एशियन मेडलिस्ट। तोम्बी देवी ओलंपिक 2008 में इन्होंने रिप्रेजेंट किया इंडिया को, एशियन चैंपियनशिप में मेडल जीता। यूथ और जूनियर में भी इनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है। तो ऐसे कुल मिलाकर 8 हमारे अर्जुन अवार्डी हैं। इसके बाद मैं इस स्लाइड को फिनिश करता हूं। इसके बाद हम फर्दर थोड़ा सा ओलंपिक क्वालिफाइंग में और के बारे में चर्चा करेंगे, एंड देन द रोड मैप टू दी अपकमिंग ओलंपिक्स। वेलकम बैक। मैंने कुछ सवाल पूछे हैं और अभी मुझे लगता है डाटा ट्रांसफर करते करते थोड़ा बोर भी हो गए होंगे आप लोग। तो एक मैं सीनियर कोचेस से, स्पेशली जीवन सर से और जो सीनियर कोचेस हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्लीज आंसर ना करें। हाँ, दे कैन टाइप आंसर्स टू मी प्राइवेटली इफ दे वांट, क्योंकि मुझे पता है इनके आंसर्स उनके पास हैं। और जैसा अभी मैंने शेयर किया कि जूडो बहुत डाइवर्सिफाई हो गया है, तो मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं यहाँ पर। रिसेंट जो लास्ट ओलंपिक हुआ, क्या उसमें मुझे कोई बता सकता है कि कितनी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया? 109। पापा एक बार म्यूट करना, एक बार म्यूट करना, म्यूट। बहुत सारे जवाब आ रहे हैं। टोटल पार्टिसिपेशन वाज 136। अभी यस मंजोत चौधरी। इससे पहले आप जो 109 दे रहे हैं वो आप सिर्फ स्मित सेठी, भावना पूना 139, इट वाज 136। आई शेयर द स्लाइड लेटर। 136 प्लेयर्स ने इसमें शेयर किया। मैं आपको एक सेकेंड शेयर कर देता हूं फोटोज। इट वाज डिफिकल्ट। 136 कंट्रीज ने लास्ट ओलंपिक में इंडिया को, एशिया को जूडो में रिप्रेजेंट किया, और काफी डाइवर्सिफाई था हमारा गेम। हमारा जो ओलंपिक क्वालिफाइंग सिस्टम है, जिसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। तो अब मैं बात करता हूं 2020 के ओलंपिक को ही टारगेट करके हम बात करेंगे, जिसका नाम अभी भी 2020 ही लिया जाएगा आने वाली सदियों में, लेकिन इसकी डेट सिर्फ चेंज हुई है, जो आप मेरे पीछे इस वर्चुअल बैकग्राउंड में भी देख रहे हैं। तो दैट इज 23rd July 2021 will start on 23rd July 2021, बट ये ओलंपिक 2020 के नाम से ही जाना जाएगा एज पर दी लास्ट सर्कुलर। तो इस अगर क्वालिफाइंग सिस्टम को अगर आप देखें
तो हमारी टोटल इवेंट्स ओलंपिक में हमारी टोटल इवेंट्स कितनी हैं? क्या आप आंसर कर सकते हैं इसको? एनी गुड आंसर? इट इज फॉर एवरीवन. नेक्स्ट ओलंपिक में कितनी इवेंट्स, आने वाले ओलंपिक्स में कितनी इवेंट्स होंगी? यस, वेरी गुड आंसर, वेरी गुड आंसर, 15. अब ये 15 अजय सिंह रोहिल और सुपर. अजय सिंह रोहिल और सुशील गायकवाड़ क्वाइट अपडेटेड कोचेस, वो हमेशा सबसे पहले आंसर देते हैं, क्योंकि अब सीनियर कोचेस में तो लगभग सभी को पता है, बट यंग कोचेस का भी अपडेट होना जरूरी है, क्योंकि ये अब आगे यंग कोचेस को ही इसको बागडोर साहब सीनियर सिर्फ अपने एक्सपीरियंस को आपको दे सकते हैं. 15 इवेंट हैं जिसमें कि 7 मेल वेट्स हैं और 7 फीमेल, और एक नया इवेंट इंट्रोड्यूस किया, दैट इज मिक्स्ड टीम इवेंट, जिसके अंदर 6 वेट्स हैं. तो 6 वेट्स में अगर आप देखेंगे तो 57, 70 and 7 plus 78 for females, 73, 90 and plus 90 for males. अब इसमें हम नीचे चर्चा करते हैं एथलेटिक्स कोटा. टोटल कोटा फॉर जूडो इज, क्वालिफिकेशन प्लेसेस हैं 176 फॉर मेल, 176 फॉर फीमेल, दैट कम्स टू अ डिजिट ऑफ 352. होस्ट कंट्री प्लेसेस हैं 77, जो कि एक अच्छा वो भी है. जापान को तो मेरे ख्याल में होस्ट प्लेस की जरूरत भी नहीं, उनके तो एक वेट में 10 क्वालिफाई हो जाते हैं, मींस अगर टीम इवेंट के साथ अगर इसको हम इंक्लूड करें तो. Then the Tripartite Commission invitation places. तो ये हैं आपके जो कॉन्टिनेंटल कोटा और ये सब हैं, जिसमें 20 वो हैं कोटास. तो 352 प्लस इन 352 क्वालिफिकेशन प्लेसेस इन 14 कैटेगरीज, और इसमें 20 ट्रिपार्टी यानी कि कॉन्टिनेंटल कोटास की प्लेसेस हैं, जो कि टोटल फिगर बन जाता है 193 इन मेल, 193 इन फीमेल. अगर इसको टोटल हम ऐड करेंगे इंक्लूडिंग होस्ट कंट्री, तो दैट गोज टू, संतोष बाबर जी लिख रहे हैं 386, वेरी राइट. अब आता है मैक्सिमम नंबर ऑफ एथलीट्स पर एनओसी, दैट इज लिमिटेड 1 टू ईच एंड एवरी कंट्री, 7 इन मेल, 7 इन फीमेल. आप अपनी कंट्री का स्टैंडर्ड बड़ा रखने के लिए, अपने बेंचमार्क, अपने गेम के स्टैंडर्ड को बड़ा करने के लिए आप 2, 3, 4 भी क्वालिफाई कर सकते हैं. काफी कंट्रीज ऐसी हैं जिनके 3 से 4 कंट्रीज ऐसी हैं जिनके एक वेट में 3-4 प्लेयर क्वालिफाई भी हैं. तो 7 से 7 कोटास पर एनओसी हैं, 14. मिनिमम 1 एथलीट. मैं ये जो पीडीएफ फाइल है ये भी शेयर कर दूंगा जिन कोचेज ने अभी तक इसको एक्सेस नहीं किया. बट लेट मी शेयर वन थिंग विद यू गाइस, कि पहले हमें एक छोटा सा वीडियो देखना होता था हमारे टाइम पर, तो हमारी पूरे महीने की सैलरी का सिर्फ एक कैसेट, एक वीडियो सीडी आती थी, वीडियो कैसेट, नॉट सीडी, वीडियो कैसेट. तो अब आपके पास ये डाटा सब कुछ एक क्लिक पर है, एक मुट्ठी में आपके फोन में है, आपके उसमें. तो प्लीज आप अपने आप को अपडेट रखें, क्योंकि जब तक आप अपने आप को अपडेट नहीं रखेंगे, कल के जो कोचिंग प्रिंसिपल से मैंने आपके साथ शेयर किया था, अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं रखेंगे तो आप डाटा स्टोर नहीं करेंगे, उसको बहुत रियल टाइम में एक्सेस नहीं करेंगे, उसको यूज नहीं करेंगे अपनी कोर्स के अंदर, अपनी ट्रेनिंग के अंदर, प्लेयर्स को मोटिवेट नहीं करेंगे उस डाटा से और इस इंफॉर्मेशन से, तो मोटिवेशन नहीं तो आपका गेम डाउन. सीधा सा मोटिवेशन नहीं तो कुछ भी नहीं. कोच का सबसे पहला काम है प्लेयर्स को मोटिवेट करके रखना. तो आप अपडेट रहेंगे तो आप ज्यादा बेहतरीन तरीके से अपनी कोचिंग को भी अमल में ला सकते हैं. तो ये छोटा सा एक पीडीएफ फाइल है जो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा ग्रुप में. और आई आस्क समवन, सुशील इज क्वाइट एक्टिव, तो सुशील भी डाल सकते हैं और एडमिन भी है, या अजय रोहिल को भी मैं बोल देता हूँ, कोई भी कोच है वो शेयर कर देंगे, या आप खुद भी देख सकते हैं. आईजीएफ की साइट पे पीडीएफ बहुत इजीली एक्सेसिबल है. अब हम बात करते हैं जो रिसेंट हमारी कम्युनिकेशन हुई है विद फेडरेशन एंड विद मिनिस्ट्री या स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया. एक बहुत ही बेहतरीन चर्चा चल रही है, और कैसे जूडो हमारा 14 स्पोर्ट्स में लिया गया बाय, फॉर दैट वी आर थैंकफुल टू द सेक्रेटरी स्पोर्ट्स, डीजी साहब एंड अदर एडमिनिस्ट्रेशन, एडी टीम्स हैं जो सब लोग हमारे गेम को प्रमोट करना चाहते हैं और वो मानते हैं. मैं let me share one very crucial thing. 98 Asian Games, our performance was better than
wrestling. Let me quote it. हाँ, मैं बात कर रहा हूँ परफॉर्मेंस की, नॉट मेडल, परफॉर्मेंस की। रेसलिंग का भी कोई मेडल नहीं था 1998 एशियन गेम्स में, बट उसके बाद कैसे रेसलिंग 2000 के बाद स्पीड अप की तरफ बढ़ी और कैसे हम डाउन आए, उसके पीछे दो मेजर कारण हैं। अगर आप देखें ओलंपिक्स में भी रेसलिंग को हटाने की बात चली थी, थोड़ा सा रेसलिंग में कंपटीशन भी डाउन हुआ है। बट एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं शेयर करूं, एक यूरोप का काफी फेमस ओलंपिक ट्रेनिंग सेंटर है हंगरी में, जहां पर हम रेगुलर ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, ओलंपिक ट्रेनिंग सेंटर है। तो वहां पर पहले जब हम ट्रेनिंग के लिए महीना यूरोपियन सर्किट में जाते थे तो 200, 300 एथलीट रेसलर्स होते थे वहां पर, कैंप्स लगे होते, पूरी दुनिया के रेसलर्स वहां ट्रेनिंग के लिए आए होते थे। बट अभी पिछले कुछ सालों से मैं देख रहा हूँ, मैंने वहां के कोचेस से भी वो किया, तो काफी पार्टिसिपेशन कम हो रहा है। तो यही एकमात्र रीजन था जिसकी वजह से रेसलिंग पे बात चल रही थी। बट थैंक गॉड अभी उन्होंने भी अपने कुछ सिस्टम, क्वालिफाइंग सिस्टम को और गेम को थोड़ा व्यूअर्स फ्रेंडली बनाया, जिससे उनका पार्टिसिपेशन बढ़े। और ये गेम जो कि बहुत ही हम कहते हैं कि फर्स्ट कम्बैट स्पोर्ट्स इन दी ओलंपिक्स था, तो ये बना रहे। तो लेकिन हमारे गेम में थैंक्स टू दी करंट प्रेसिडेंट मिस्टर वीजर, जिन्होंने जूडो को इतना व्यूअर्स फ्रेंडली बनाया है, हम देखेंगे हर ओलंपिक्स में हमारे क्वालिफाइंग सिस्टम अपडेट हो रहे हैं, हमारे रूल्स अपडेट हो रहे हैं, और जूडो बहुत ही व्यूअर्स बहुत अच्छे से समझने लगे हैं और बढ़ रहे हैं। लंदन ओलंपिक्स में तो व्यूअर्स में हम टॉप 2-3 स्पोर्ट्स में आ गए थे। आप अगर उनकी वीडियोस देखेंगे तो 5 to 6 कंट्री हेड्स, प्रेसिडेंट्स वर प्रेजेंट इन दी स्पेक्टेटर्स बेंचेस। तो हमारा गेम में बहुत कंपटीशन बढ़ रहा है, बट इसी तरह हमें अपने स्टैंडर्ड को भी, हमारे स्टैंडर्ड को हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारे स्टैंडर्ड से ज्यादा जो स्पीड है वो स्पीड वर्ल्ड जूडो की बढ़ रही है। इसलिए हम स्टैंडर्ड बढ़ने के बावजूद भी हम क्वालिफिकेशन में और एशियन कॉमनवेल्थ गेम्स में भी स्ट्रगल कर रहे हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द मेडल प्रोबेबिलिटीज फॉर द अपकमिंग ओलंपिक्स एंड फ्यू ऑफ द चांसेस जो हम आगे 24 में भी ले सकते हैं, कैसे हम उन चांसेस को श्योर बना सकते हैं। 2021 अभी आप जैसा कि रैंकिंग मैंने शेयर किया था, इट्स वेरी टफ टू प्रेडिक्ट कि कौन कैसा करेगा, ऑल्दो देयर इज नो साइंस व्हिच कैन प्रेडिक्ट द कंफर्म मेडल। अगर आप लास्ट ओलंपिक देखें तो द रैंकिंग ऑफ अवतार वाज बेटर देन द रैंकिंग ऑफ इटालियन लीजेंड जिन्होंने ओलंपिक में गोल्ड जीता 66 केजी में, फैबियो। तो बिफोर द ओलंपिक्स द रैंकिंग ऑफ फैबियो वाज नॉट बेटर देन अवतार, लेकिन फैबियो की परफॉर्मेंस दैट डे वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो प्रेडिक्ट रैंकिंग से और परफॉर्मेंस से हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बस थोड़ा सा हमारे चांसेस हम कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि जापान की टीम का होस्ट भी है, क्वालिफाइंग भी जिस हिसाब से वो लोग कर रहे हैं, परफॉर्मेंस जिस हिसाब से दे रहे हैं, तो हम एक लमसम आइडिया लेके चल सकते हैं कि वो इस ओलंपिक में 5 to 6 गोल्ड जीत सकते हैं और लगभग हर वेट में मेडल जीत सकते हैं। तो उनकी परफॉर्मेंस पीछे से जरूर बेहतर होगी, ऐसा हम अनुमान लगा सकते हैं। तो अब थोड़ा सा चांसेस हमने स्टार्टिंग में शेयर किया, बढ़ गया है 2021 में इसके जाने की वजह से। और क्वालिफाइंग के बारे में मैं बता दूं कि 2021 में जो वर्ल्ड चैंपियनशिप होनी थी वो भी जून से पहले प्रीपोन की जाएगी एज पर द सर्कुलर ऑफ IGF, और उससे भी हम काफी पॉइंट्स जुटा सकते हैं और 2 से 3 लोग ओलंपिक क्वालिफाई कर सकते हैं। मेडल प्रेडिक्शन चांसेस आर वेरी लो, क्योंकि ये काम कई साल पहले से शुरू होता है और वी मिस्ड द मेजर चांसेस, जहां पर हम जसलीन और विजय जैसी टैलेंट्स को, सुशीला सुपर एथलीट, सुपर जूडो का, आई फॉरगेट हर नेम इन द लिस्ट, बहुत अच्छी उनकी परफॉर्मेंस रही लास्ट कॉमनवेल्थ गेम्स में भी, और बहुत अच्छे उन्होंने 5th प्लेस तक वो आई हैं कुछ ग्रैंड प्रीज में भी। और मैं कहता हूं जबरदस्त टैलेंटेड प्लेयर हैं, कमिटेड हैं। तो ऐसे प्लेयर्स से हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो कुछ अच्छे अपसेट करें और क्वालिफाई करें, और कुछ अच्छे अपसेट करें तो हम मेडल तक पहुंच सकते हैं, एटलीस्ट क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे। तो फिर उसके बाद क्वार्टर फाइनल तक पहुंचने के बाद फिर उस दिन का आप कैसा परफॉर्म करते हैं वो उस डे पे डिपेंड करता है। तो मेडल प्रोबेबिलिटीज फॉर द 2021 आर वेरी लेस, बट हाउ कैन वी इंप्रूव दैट मेडल प्रोबेबिलिटी फॉर 2024? यहाँ पर आता है बाय टेकिंग लेसन्स फ्रॉम द प्रीवियस ओलंपिक क्वालिफाइंग सर्किट्स, और वो हमें अपने प्लेयर्स को बहुत ज्यादा
एक्सपोजर अगर हम एक देना चाहते हैं कि तो एक्सपोजर कंपटीशन से ज्यादा एक प्रिपरेटरी फेस है अभी, क्योंकि हम बात करें 2024 की, तो हमें ए, बी और सी 3 टीमों के लाइनअप बनाने चाहिए, क्योंकि जो यूथ का प्लेयर आज 16 है वो 2024 तक 20 होगा और बहुत पीक अच्छी परफॉर्मेंस वो 20 साल की उम्र में दे सकता है। तो हमें यूथ से लेकर जूनियर और सीनियर के मैं कहूंगा कि हमें ज्यादा नहीं तो एटलीस्ट जो टॉप 5 परफॉर्मर ऑफ दी 2021 टॉप 5 रैंकर्स जो वर्ल्ड में जिनकी रैंकिंग है उनको इंक्लूड एटलीस्ट करना चाहिए। और एक अच्छी बात यह है कि हमारी जो अभी टीम है उसके अंदर कोई बहुत ज्यादा मैच्योर प्लेयर्स नहीं है, काफी यंग एथलीट हैं, जसलीन है, विजय है, इनकी एज 22-23 साल तक ही है, 24 तक है, तो ये प्लेयर्स अभी आने वाले ओलंपिक तक जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमें यंग और परफॉर्मिंग जो एथलीट्स हैं सीनियर टीम से उनको लेना चाहिए, दैट वी कैन से इज आवर ए टीम। बी टीम में हमें लेना चाहिए जो जूनियर्स बिलो 21 प्लेयर्स हैं, जो जूनियर में इंडिया में तो टॉप है ही हैं, बट वो सीनियर्स में भी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, सीनियर्स में भी मेडल जीत रहे हैं। अगर आप लास्ट रैंकिंग टूर्नामेंट से उठाएंगे तो काफी जूनियर प्लेयर्स ने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। मैं उसमें यूथ प्लेयर्स का भी नाम अभी इसके बाद शेयर करूंगा, लेकिन जूनियर प्लेयर्स में से जैसे मोहित हैं, ही इज अ प्लेयर फ्रॉम दिल्ली जिन्होंने सीनियर में मेडल जीता। तो जो जूनियर में भी बैटर हैं जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, रैंकिंग में अच्छे हों और सीनियर में भी मेडल जीत रहे हों, उन लोगों की एक कोर टीम बनाई जाए, कोर ग्रुप जो हम 24 के लिए तैयार कर सकते हैं। तो इसमें आप देखेंगे तो कुछ ही नंबर्स आएंगे, आई कैन से 8 से 10। उन लोगों को हम बहुत सारे ट्रेनिंग एक्सपोजर दें सो दैट बाय द ईयर एंड 2021 वो एटलीस्ट अपने एज ग्रुप में, जूनियर एज ग्रुप में वर्ल्ड के टॉप 25 में आए। जैसा कि आपने देखा कि ओलंपिक क्वालिफाइंग पहले 18 से 20 लोग ही करते हैं, जो डायरेक्ट क्वालिफाइंग की बात करें, अगर होस्ट को मुझसे हटा दे तो 18 लोग ही क्वालिफाई कर रहे हैं। तो वहां पर उस रैंकिंग तक पहुंचना है तो हमें अभी से ही तीनों ग्रुप्स में एक रैंकिंग में बहुत सारे प्लेयर्स को वहां तक ले जाना होगा। फिर हम क्वालिफाइंग से मेडल प्रोबेबल बनेंगे। हमें 2024 ओलंपिक्स के लिए 2013 में ही हमारे तकरीबन 15 से 20 प्लेयर क्वालिफाइंग यानी कि बेस्ट 20 रैंक्स में होने चाहिए। तब हम, अगर हम पिछले कुछ सालों में कुछ जो पहले 20 कंट्रीज हैं उनका डाटा देखें तो ऐसा ही हुआ है। पहले अगर आप इजराइल की बात करें, पहले उनका 1 या 2 प्लेयर ही अच्छी परफॉर्मेंस देता था। पहले यार्डन गर्बी थे, फिर अब जैसे मुख्य सागी आगे। लेकिन अब उनकी टीम को अगर आप देखें तो उनके क्वालिफाइंग प्लेयर्स का आप फर्स्ट स्लाइड में आपने देखा होगा तो काफी प्लेयर उनके क्वालिफाइंग है, अभी क्वालिफाई कर चुके हैं, क्वालिफाइड है ऑलरेडी। तो जब एक कंट्री के 10 से 12-15 लोग ऑलरेडी क्वालिफाई होंगे अ ईयर अहेड ऑफ ओलंपिक्स, देन वी कैन प्लान फॉर शॉर्ट ओलंपिक मेडल। अदरवाइज हम अपने ट्रेनिंग में या अभी आप जितने भी कोचेस इन्वॉल्व हैं इन 5 लोगों के साथ या और आने वाले 5 या 10 जो अच्छे रैंक्स प्लेयर हैं, तो आप उनसे अगर आप बात करेंगे तो इस समय वी आर स्ट्रगलिंग फॉर जस्ट 1 प्लेस इन द ओलंपिक। तो बहुत बड़ा ये कि माइंड बैरियर है। जब तक हम क्वालिफाइंग से मेडल की तरफ नहीं बढ़ेंगे, वो सोच नहीं लाएंगे, अपनी माइंडसेट उस तरह से नहीं करेंगे, तो मेडल के चांसेस वही फ्यू ही रहेंगे। और फ्यू भी नहीं रहेंगे, आप कहेंगे 5% भी नहीं रहेंगे। तो मेडल प्रोबेबिलिटी को बढ़ाना है तो हमें अभी से काम करना होगा। तो तीनों एज ग्रुप में, आप अगर यूथ की बात करें तो यूथ में कुछ प्लेयर बहुत ही अच्छे हैं। यूथ ओलंपिक में मेडल लेने वाले प्लेयर्स भी हमारे यहाँ, तबाबी है और एक लड़की है, बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस उसने पिछले सर्किट में दी है, उन्नति शर्मा। शी इज यूथ बट शी इज विनिंग मेडल इन द सीनियर्स। इनफैक्ट शी मिस्ड द गोल्ड बाय जस्ट, मतलब शी वाज अबाउट टू विन गोल्ड। बहुत ही अच्छी फाइट उन्होंने सीनियर रैंकिंग में दिखाई। शी ऑल्दो अभी वो सिल्वर पे ही रहे, लेकिन बहुत सारे यूथ प्लेयर्स हैं जिनके मैं नाम लूंगा जो कि वर्ल्ड रैंकिंग में भी बहुत अच्छी प्लेसेस पे थे। विशाल फ्रॉम मणिपुर, he was the only player who reached quarter final last year in the youth world championship and he lost to the gold and the bronze medalist। ऐसा भी नहीं 5th से या आपने किसी 7th प्लेस वाले से 7th से तो हार ही नहीं सकते। तो he was in the quarter final, he lost his first fight with the champion and then second with the bronze medalist। तो विशाल की रैंकिंग अगर आप आज देखेंगे करंट तो पहले 3 में है वर्ल्ड के। उसके पीछे एक ये भी रीजन है कि यूथ के अभी पिछले 2-3 महीने से कोई टूर्नामेंट नहीं हो रहे हैं
और जितने भी उनसे आगे जो रैंकिंग प्लेयर थे वो मूव ऑन कर गए जूनियर्स में। ऑल्दो विशाल वाज इन बेस्ट 10 प्रीवियस, पिछले कुछ महीने पहले 10-12 में थे, तो अब 3 पदक पहुंच गए हैं। और ऐसे प्लेयर से हमें बहुत उन्नति है। विशाल हैं 52 kg में, ऋतु हैं जिन्होंने एशिया में भी वो 5th थे, सीनियर रैंकिंग में भी 2 बार उन्होंने मेडल दिया है, जैसे कि लास्ट ट्रायल में शी वाज 2nd कॉमनवेल्थ ट्रायल्स में। तो ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको हमें अभी से लेना चाहिए। सोहन सिंह एशिया में ब्रॉन्ज जीता, कॉमनवेल्थ में भी गोल्ड जीता। अनफॉर्चुनेटली मुझे बहुत उम्मीद थी इस प्लेयर से कि ये वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी ये अच्छा कर सकते हैं, बट ड्यू टू वीजा प्रोसेसिंग मैंने कहा कि हमें थोड़ा पहले प्लान करना पड़ेगा हर चीज को, ओलंपिक मेडल प्रोबेबिलिटी को कैसे हमने प्लान करना है, तीनों टीमें बनानी है। एक बहुत बड़ा लैकिंग है हमारे सिस्टम में, जहां पर हमारी टीम लास्ट मिनट में हम क्लियर करते हैं और हर चीज को डिले करते हैं। अगर इन प्लेयर्स को पहले से ही अगर एक्सपोजर दिए जाए, जैसे जिनकी मैं बात कर रहा, विशाल, उन्नति, सोहन सिंह, ऋतु, एक और प्लेयर है, शी इज जस्ट हार्डली 17 इन द यूथ एंड शी वेन सिल्वर मेडल इन द सीनियर रैंकिंग, अश्मिता फ्रॉम त्रिपुरा। वो 11th स्टैंडर्ड में ही है और वो सीनियर मेडल जीत रहे हैं। तो इन यूथ प्लेयर्स को अगर अभी से हम टेक केयर करें, अभी से इनको हम अच्छी स्कीम समथिंग सपोर्ट करें, CSR से फेडरेशन मदद करे या फिर मिनिस्ट्री इनको अगर टॉप्स में ले अभी से ही, तो हम बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं, बहुत बड़े बदलाव ला सकते हैं। यश घनघस बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस उन्होंने दी है यूथ एशिया में, ही वाज 5th। इनफैक्ट इन्होंने एक अच्छे प्लेयर को भी, मंगोलिया को भी इन्होंने हराया, जो कि बहुत अच्छा स्टैंडर्ड है जिनका यूथ में और जूनियर्स में। और सीनियर में भी इन्होंने मेडल जीता, जबकि ही इज इन 12th स्टैंडर्ड ओनली। हैवी वेट में परफॉर्मेंस हमारी बहुत लेट आती है, तो हमें परफॉर्मेंस को भी मेजर करना है। एक प्लेयर अगर 11th स्टैंडर्ड में है अभी और वो सीनियर मेडल जीत रहा है, वो भी हैवी वेट में, तो इन प्लेयर्स को अगर हम अभी से ही एक्सपोजर बहुत अच्छे से मैनेज करें तो हम अपनी कोर टीम को ओलंपिक प्रोबेबिलिटी की तरफ बढ़ा सकते हैं। यस, सना थोई अगेन शी इज 16 एंड सीनियर में उन्होंने मेडल जीता। तो काफी ऐसे नाम हैं, उन्नति शर्मा, विशाल से लेकर और सना थोई, यश घनघस, सोहन सिंह, जो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस जिन्होंने दी है, अस्मिता है। तो इन प्लेयर्स को हम अभी से अगर सपोर्ट करें तो आने वाला टाइम फ्रॉम क्वालिफाइंग टू हम मेडल प्रोबेबिलिटी तक बढ़ सकते हैं। यही कोर ग्रुप के लिए हमारी वो है, और इनकी परफॉर्मेंस हम बहुत रेगुलरली मॉनिटर करें, हर साल इनका बेंचमार्क बढ़ाएं कि अगर आज यूथ में लेट्स से उन्नति और विशाल और ये सोहन, यश अगर ये पहले 20-30 में हैं अभी, तो ये जूनियर में जैसे शिफ्ट करें तो जूनियर में भी इनकी रैंकिंग पहले 20 में ही बनी रहे, और ये अभी से ही इनको कुछ सीनियर एक्सपोजर भी दिए जाए ताकि ये अभी से टॉप 50, 40, 30 आना शुरू कर दें, जैसे कि और कंट्रीज करते हैं। दैट्स हाउ दे ग्रूम। अगर आप देखें कुछ ऐसे कॉम्पिटिशन जैसे एशियन ओपन, यूरोपियन ओपन, अफ्रीकन ओपन, उनमें जो उनकी टीम आती है उनमें बहुत फ्यू ही उनके ओलंपिक मेडलिस्ट ऐसे आते हैं। ज्यादातर उनके प्लेयर यूथ और जूनियर के प्लेयर्स को भेजते हैं, क्योंकि दे स्टार्ट ग्रूमिंग द सेकंड एंड थर्ड लाइनअप। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम ए टीम को, जो सीनियर हैं, उनको पुश करते हैं बाय द परफॉर्मेंस ऑफ यूथ एंड जूनियर्स। जब तक उनके अंदर कंपटीशन स्पिरिट नहीं आती, जब तक उनको थ्रेट नहीं मिलता है नीचे से, उनकी परफॉर्मेंस भी रुक जाती है। दिस इज समथिंग हैपेंड विद आवर टाइम प्लेयर्स। अगर उनको, जैसे अब नरेंद्र सिंह थे तो उनको अरुण या वीरपाल कुछ अच्छे प्लेयर थे, अरुण बहुत ही अच्छे प्लेयर थे, उनके साथ कंपटीशन दे रहे थे। नजीब के साथ प्रशांत थे, नजीब ने थापा सर थे जो कि बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे थे उस समय, तो उन्होंने ब्याला साहब के लिए अच्छा थ्रेट दिया था। ब्याला साहब दोबारा से तैयार होकर लास्ट एशियन गेम्स तक उन्होंने परफॉर्मेंस दी। तो अब उस परफॉर्म पहले हमें एक्चुअली वो हमारा टारगेट नहीं है, लेकिन एक लॉन्ग शॉर्ट टर्म टारगेट जरूर हो सकता है कि जो परफॉर्मेंस हमने 1995 में, 94 में दी है, जिस समय 3 से 4 ओलंपियन बने, तो पहले हमें 2022 तक उस लेवल को अचीव करना है, तभी हम 2024 में 8 से 10 लोगों को ओलंपिक लेके जाने की बात कर सकते हैं। तो ये कोर ग्रुप है। इसके अलावा कुछ और बहुत मेजर पॉइंट्स थे जो लास्ट डिस्कस हुए हैं कुछ लोगों के साथ, जैसे कि स्ट्रेटेजी फॉर टैलेंट आइडेंटिफिकेशन। एक टैलेंट आइडेंटिफिकेशन टीम है लेड बाय ओलंपियंस एंड द सीनियर कोचेस, जो कि खेलो इंडिया से प्लेयर्स को लेती है। बट अभी भी हम वहाँ थोड़े लिमिटेड हैं। वहां पर क्या है कि हम सिर्फ मेडल विनर्स को ही ले पा रहे हैं। तो वहां पर हमने ये भी रिक्वेस्ट की कि
टैलेंट आइडेंटिफिकेशन टीम अगर वहां है तो वो रिजल्ट्स के अलावा भी जो परफॉर्मेंस है उसको भी क्राइटेरिया बनाए और कुछ यंग एथलीट्स को ले इस कोर कमेटी के अंदर, कोर ग्रुप के अंदर, सॉरी। इसके अलावा हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए डोमेस्टिक ट्रेनिंग सेंटर्स को, जो कि अभी 3 से 4 तो हमारे 3 तो एनसीओ ही हैं, और कुछ बहुत ही सुपर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे आईएएस। वी आर थैंकफुल टू जेएसडब्ल्यू कि उन्होंने जूडो को चुना और 4 साल से वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस उनके एथलीट्स की आ रही है। बहुत सीनियर कोचेस को उन्होंने लिया है, जीवन सर वहां पर हैं, उनकी देखरेख में ट्रेनिंग चल रही है। उनको असिस्ट करने के लिए उनके साथ एक फॉरेन एक्सपर्ट भी है ममू का, और उनका जिम जिन लोगों ने देखा है, जिन लोगों ने नहीं देखा तो आई विश यू कैन गो एंड सी इट वंस। उनका स्ट्रेंथ कंडीशनिंग एरिया, द प्रोफेशनल अप्रोच दे हैव, और वी आर स्टिल ट्राइंग कि हम अपनी एनसीयूज में वो अप्रोच लेके आ सकें। और वहां पर आंसरेबल हैं कोचेस, परफॉर्मेंस ना दे तो बहुत सी चीजें हैं जो मैंने भी वहां से सीखी हैं और उनके साथ में जुड़ा रहा हूं। तो ऐसे हमें कुछ एकेडमीज को और कुछ प्राइवेट सेक्टर, जैसे हम स्टेट स्पोर्ट्स एकेडमीज नाडियाड और मोहाली हैं, बालेवाड़ी महाराष्ट्र है, इनको हम रोप अप किया है गवर्नमेंट ने। और अब इसके बाद नेक्स्ट वो प्राइवेट एकेडमीज को भी स्पॉन्सर करने के लिए लास्ट मीटिंग में शेयर किया कि 5 से 10 लाख रुपए किसी भी एकेडमी को अगर आप शुरू करते हैं तो उसमें सपोर्ट मिलेगी। तो अगर आप कोई भी नेशनल लेवल के एथलीट हैं और आप अपनी एकेडमी शुरू करते हैं तो आपको जरूर इसमें क्या कहते हैं सपोर्ट मिलेगी गवर्नमेंट की तरफ से, और गवर्नमेंट वहां से उनको एक फीडर सेंटर की तरह इस्तेमाल करेगी। कोचेस सपोर्ट स्टाफ डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी, जैसा कि अब ये एक प्रोग्राम भी कोचेस को सपोर्ट करने के लिए है, कोचेस के बीच में इंटरेक्शन के लिए है। तो हम इन सारे सेशंस के बाद एक प्रॉपर सेशन रखेंगे जिसमें डायरेक्ट आप क्वेश्चन कर सकते हैं टू ईच अदर एंड टू दी एक्सपर्ट्स। जैसे जीवन सर से हम क्वेश्चन कर सकते हैं उनके सेशंस के बाद। तो इसके लिए मैं फेडरेशन को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि लेवल 1 और लेवल 2 को बहुत सीरियसली लें। बहुत सारे कोचेस एप्लीकेशंस भेज रहे हैं। तो जयसवाल साहब, आप अभी मीटिंग में हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि लेवल 1 के लिए आप जरूर, लेवल 2 इज लिमिटेड, लेवल 1 से लेवल 2 में सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जिनके ओवरऑल 85% है। तो अभी हम बात करें फर्स्ट स्टेज की। शॉर्ट टर्म गोल ये है कि हम मैक्सिमम प्लेयर्स को लेवल 1 के लिए भेजें ताकि उनकी नॉलेज अपग्रेड हो, उनको लेटेस्ट प्लान्स जो सर्वे आईजीएफ करती है वो सब आपके साथ एक्सेसिबल होगा। आप काफी कुछ वहां से सीख सकते हैं। बहुत सी इंफॉर्मेशन नेट पे भी अवेलेबल है। बीइंग कोच, हमारी रिस्पॉन्सिबल कोचिंग, हमारी ये ड्यूटी भी बनती है कि हम उसको थोड़ा फिल्टर करें, क्योंकि प्लेयर्स तो सारी इंफॉर्मेशन लेते हैं वहां से और बहुत सारी गलत इंफॉर्मेशन भी वहां चली जाती है। तो अभी लेवल 1 और लेवल 2 के लिए हम आईजीएफ इज रेडी टू कंडक्ट कोर्सेज इन इंडिया सो दैट प्लेयर्स को बाहर जाकर महंगी टिकट्स खरीद कर बाहर नहीं जाना पड़ेगा। तो एज सून एज दिस लॉकडाउन इज ओवर, आई एम होपिंग कि कुछ होने वाला है, कुछ होगा, हम सिर्फ उम्मीद ही कर सकते हैं। आई होप कि फेडरेशन इस पे कुछ एक्शन लेगी और हमारे कोचेस को अपडेट करेगी। और प्लान्स टू हायर हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर्स एंड कोचेस और सपोर्ट स्टाफ। हमें बहुत अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट चाहिए, न्यूट्रिशन एक्सपर्ट चाहिए। we are blessed to have one very good nutrition स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट आप जिसको कहेंगे, डॉक्टर विभा आचार्य विद अस इन भोपाल। तो ऐसे एक्सपर्ट्स हमें हर एकेडमी में चाहिए जो प्लेयर्स की डाइट्स को ध्यान दें, और फिजियोथेरेपिस्ट जो उनकी इंजरीज को प्रिवेंट करें, अच्छे एक्सपर्ट डॉक्टर्स। और अभी जैसे सेशंस चल रहे हैं, ऐसे एक्सपर्ट्स को हम रेगुलर बेसिस पर अपनी एकेडमीज में बुलाएं। तो that's all for today from my side. We are ready for 10-15 minutes. अगर आप questions आपने डालें तो हम उसको आंसर कर सकते हैं। I request host to I'll reclaim the host. Yes sir, please. Yes sir. So questions हम आंसर कर सकते हैं। yes. तो मैं chat session में open कर रहा हूँ, तो वहां पर अगर कोई questions हैं, short questions हम ले सकते हैं। यस सर, प्लीज सभी को यही रिक्वेस्ट है कि सभी अपना क्वेश्चंस चैट बॉक्स में डालें और यशपाल जी उनका रिप्लाई करेंगे। योगेश जी का क्वेश्चन है, प्लीज एक्सप्लेन द ओलंपिक क्वालिफाइंग सिस्टम। योगेश जी, इट इज वेरी क्लियर। जो अभी हमने लास्ट दिया था इसमें हमने बताया था कितनी प्लेसेस हैं। हर परफॉर्मेंस, हर इवेंट के बेस पर आपको पॉइंट्स मिलते हैं। ये हमारा क्वालिफाइंग सिस्टम बहुत ही ट्रांसपेरेंट है। आप कुछ सेट ऑफ टूर्नामेंट्स हैं जैसे कि ग्रैंड स्लैम, ग्रैंड प्री, वर्ल्ड चैंपियनशिप एंड दी
कॉन्टिनेंटल ओपन्स और आपकी कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, जैसे कि एशियन चैंपियनशिप और यूरोप के लिए यूरोपियन चैंपियनशिप, उनके बेसिस पर आपके पॉइंट सिस्टम है। आज मैं इसकी स्लाइड डाल दूंगा। हर कॉम्पिटिशन पे आपको आपकी परफॉर्मेंस के आधार पर पॉइंट्स मिलते हैं और उन पॉइंट्स के आधार पर आप रैंकिंग में ऊपर और नीचे शफल करते हैं। तो ये बहुत ही इजी है, इसको फर्दर भी हम एक्सप्लेन कर देंगे। एंड कैन यू प्लीज, हाँ, क्वालिफाइंग सिस्टम, यस वी हैव लॉट्स ऑफ गुड प्लेयर्स इन इंडिया, बट जो अभी हमने जिनके नाम लिए हैं ये वो हैं जिनकी अभी करंट मेडल टैली में बहुत अच्छा जिन्होंने परफॉर्मेंस दिया है जूनियर में, उसमें तो कुछ मिस हो जाए तो आई एम सॉरी, वो और भी अच्छा कर सकते हैं। और अभी हम क्वेश्चन सेक्शन पे जा रहे हैं। क्वालिफाइंग सिस्टम, यस, रिक्वेस्ट है, तो रिक्वेस्ट, आपकी रिक्वेस्ट फॉरवर्ड हो जाएगी जरूर। यस, आई विल शेयर। नीतू सिंह ने पीपीटी मांगी है, विल शेयर इट श्योरली, मैम आपके साथ में शेयर करता हूँ। यस, संजय दपोकर जी ने बोला है कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, यस, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हमारे एक बहुत सीनियर स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट रहे थे हमारे समय में, संजीव पी सानी, और अभी भी काफी अच्छे एक्सपर्ट्स ज्वाइन कर रहे हैं। तो हम जरूर स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट की हेल्प ले सकते हैं, और हमने अपने रिक्वेस्ट फॉर सपोर्ट स्टाफ है उसमें भी लिख के दिया है, बहुत ही एसेंशियल पार्ट है। और अगर आप देखेंगे तो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट के हमारे लेक्चर्स भी हैं जो शाम वाले सेशन है 5:30 बजे, तो आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं और उनको पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर एनी फर्दर सर्विसेज। थैंक यू द्विवेदी जी, थैंक्स टू यू सर। सोमनाथ चक्रवर्ती, सोमनाथ जी, व्हाट इज योर पर्सनल ओपिनियन ऑन व्हाट? Not an issue, not an issue. Shafakat, as long as you are here, you are always welcome. And network सभी के लिए प्रॉब्लम है, yes we can see it. अगर आप कोई क्वेश्चन फर्दर भी करना चाहते हैं तो we can take that question from जीवन सर also, और जीवन सर उसको मैसेज भी कर सकते हैं। वैसे उनका सेशन है कल और परसों, तो उस दौरान भी आप उनसे क्वेश्चन कर सकते हैं किसी भी पॉइंट पर। प्रणब जी, we don't have PPT on sports psychology. I'm not a sports psychologist, मैं तो खुद एक स्टूडेंट हूँ या यूजर हूँ। तो आयास, वो आप अगर आप शाम का सेशन अटेंड करेंगे तो उनकी पीपीटी को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। वो भी आई डोंट नो इट्स ओके और नो। ग्रास रूट से राजा मोहन जूडो बोल रहे हैं। ग्रास रूट, जो मैंने ABC टीम के लिए बात किया है, तो ग्रास रूट यहीं से शुरू होता है। अगर हम कोचिंग के सारे प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं और हम आज के क्वालिफाइंग सिस्टम के आधार पर अपने प्लेयर्स को एक्सपोजर देते हैं। देखिए, एक्सपोजर्स का जो रोड मैप है उसमें मैं थोड़ा सा एक ये मिस कर गया, जो कि मेरी कई कोचेस हमारे सीनियर से डिस्कशन होता है, उसमें ये है कि अभी हमारे को जो प्रिपरेटरी फेस है फॉर 2024, हमें अपने प्लेयर्स को एग्जॉस्ट नहीं करना चाहिए। कुछ प्लेयर्स अपने प्लेयर्स को बहुत ज्यादा वेट, कोचेस कुछ अपने प्लेयर्स के बहुत ज्यादा वेट कम कराते हैं, और वो बाय द टाइम दे बिकम सीनियर उनके अंदर वो स्ट्रेंथ और वो लेवल ही नहीं रहता है कि वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो हमें ग्रास रूट को ग्रास रूट की तरह लेना चाहिए, उनको हमने एग्जॉस्ट नहीं करना चाहिए इन द नेम ऑफ परफॉर्मेंस। मेरे साथ तकरीबन 50 लोग जुड़े हुए हैं जो कि खेलो इंडिया एकेडमी में, और 15 से 20 लोग ऐसे हैं जो मेरी पर्सनल एकेडमी में भी ट्रेनिंग करते रहे या एलीट एथलीट्स भी हैं। तो कभी भी मैंने किसी विन और लूज पर, हाँ ऑब्वियसली टूर्नामेंट जब हम हारते हैं तो गुस्सा आता है, क्योंकि उनकी हार हमारी हार और हमारी हार उनकी हार है, लेकिन ट्रेनिंग के बाद में बहुत कम गुस्सा करने की जरूरत है। उनको आप एग्जॉस्ट ना करें, उनको सपोर्ट करें। ग्रास रूट लेवल के लिए मेरी यही सजेशन है। जितनी बार भी हमारी टीम हार जाती है, ये मेरा फेडरेशन से भी रिक्वेस्ट है, और पर कोचेस भी पर्सनली इसको मैनेज कर सकते हैं। जब भी आप किसी टूर्नामेंट में जाते हैं, अभी आप अगर इंडिया का स्टैंडर्ड देखें तो हम फर्स्ट और सेकंड राउंड में ज्यादातर हम आउट हो जाते हैं। तो अगर हम 5 से 10 मिनट ही मैट पर रहेंगे तो एक्सपोजर बहुत कम मिलेगा। तो हमने जो अपनी लाइफ में सीखा है, और मैं इसका प्रबल समर्थक भी हूं कि रियल एक्सपोजर जो है, कंपटीशन एक्सपोजर जरूरी है, लेकिन आपको रियल एक्सपोजर मिलता है ट्रेनिंग से। तो जिस भी ट्रेनिंग पे आप जाएं बाहर, जिस भी कंपटीशन के लिए जाएं, तो एटलीस्ट स्टे देयर फॉर 2 to 3 वीक्स। तो फेडरेशन की साइड से हमें ये परमिशन मिलनी चाहिए कि हम अगर मान लीजिए यूरोपियन ओपन में या ग्रैंड प्रिक्स के लिए कहीं जा रहे हैं, तो फेडरेशन कैन इंटरेक्ट विद दी काउंटर पार्ट दूसरी फेडरेशन से, सो दैट आवर टीम कैन स्टे लॉन्गर देयर, या पहले चली जाए 2 से 3 हफ्ते,
और वहां पर ट्रेनिंग करें। इससे बढ़िया मेरी नजरों में कोई एक्सपोजर नहीं है जब आपकी टीम, आपका प्लेयर हर रोज 10 से 12 फाइट्स करेगा वहां पर, तो ऑब्वियसली उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो जब मैं जापान फर्स्ट टाइम ट्रेनिंग करने गया था तो पहले 4-5 दिन मुझे पता नहीं लगा, हर रोज 10 से 12 हिप्पॉन, 15 हिप्पॉन, 20 हिप्पॉन मुझे लगते थे। लेकिन बहुत ही ग्रेजुअली मैंने इसको कट किया और उसके बाद आप मानेंगे नहीं कि एशियन चैंपियनशिप में भी माय फाइट विद द नंबर 2 जापानीज जिसने की ओलंपिक्स में गोल्ड जीता, उसके साथ मेरी परफॉर्मेंस वाज ऑन हंताई, ऑन हंताई। उस समय हंताई होता था, नो स्कोर, गोल्डन स्कोर नहीं होता था, तो डिसीजन लिया जाता था रेफरीज के द्वारा। तो जब हम उनके साथ बराबर खेल सकते हैं बाय जस्ट दी एक्सपोजर, तो हम उनको बीट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं रिक्वेस्ट यही करूंगा कि आप एक्सपोजर सिर्फ कंपटीशन को ना माने, आप ट्रेनिंग को माने। वो बहुत टफ होता है, आपको बहुत थ्रो खाने पड़ते हैं, और हम इसको तभी इंप्रूव कर सकते हैं जब हम वहां जाएंगे। और यही आधार रहा है मेरे सीनियर्स का भी, कावस बिलिमोरिया और नरेंद्र सिंह भी यही शेयर करते थे, मैं भी यही शेयर करता हूँ, और आज के प्लेयर्स का भी यही है। आज के प्लेयर्स भी मुझे 1000 बार मेरे खुद के स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि सर कंपटीशन बाद में देख लेंगे, पहले हमें ट्रेनिंग के लिए भेजें। तो ये कुछ सजेशंस हैं मेरे प्लेयर्स, कोचेस के लिए। अब कोई फर्दर मैं क्वेश्चन अगर कोई बचा है तो मैं ले लेता हूँ। पीपीडी इज नॉट क्लियर, ओके, हाँ मैं करेक्ट कर दूं, जो क्लियर नहीं है उसको मैं करेक्ट कर दूंगा। सॉरी फॉर दी एरर्स। यस यस मैम, कल नीतू जी ने पूछा है कि आफ्टर लॉकडाउन, यस अब ये एक स्टैंडर्ड वो बन गया है कि हम रेगुलर इस तरह के सेशंस रखें। और डीजी साहब ने बड़ा पॉजिटिवली इस पे कल शाम को बोला है 6 बजे की मीटिंग में कि हम ऐसे सेशन कंटिन्यू रखें। व्हाई वी शुड ट्रेवल एवरी टाइम फॉर जस्ट अ सेशन। तो आने वाली मीटिंग्स भी इन्हीं प्लेटफॉर्म्स पे, शायद जूम ना होकर कुछ और हो, लेकिन ऑनलाइन ही होंगी, और हम इस तरह के सेशन रख सकते हैं। और अगर गवर्नमेंट के कुछ लिमिटेड सेशंस हैं, फेडरेशन को कुछ लिमिटेड, फेडरेशन भी ऐसे स्टार्ट कर सकती है। एंड वी कैन स्टार्ट, लाइक आई एम स्टार्टिंग ऑनलाइन सेशन विद माय प्लेयर्स, विद द एलीट एथलीट्स। मैं चाहता हूं कि नेक्स्ट जून सेशन में, मतलब मेरी बात भी हो गई है कि मैं कावस बिलिमोरिया सर को जूम पे लेके आऊं और मेरे प्लेयर्स उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या हम किसी और अर्जुन अवार्डी ओलंपियन को किसको लेके आए जिससे सवाल हमारे प्लेयर डायरेक्ट पूछें या ऑनलाइन पूछें। तो दिस इज वेरी गुड वे टू बिल्ड द कॉन्फिडेंस ऑफ प्लेयर्स, और हमारे सबकी इंफॉर्मेशन को भी हम आपस में शेयर कर सकते हैं। सिंतरे जी थैंक यू वेरी मच, आपको अच्छी लगी कुछ भी इंफॉर्मेशन तो। जयसवाल यशपाल की क्या खेलो इंडिया एंड साई कोचेस के अलावा जी 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 रणबीर जी, ये सीधा ही फेडरेशन का है मेरी तरफ, मैं इसमें आई एम नॉट अथॉरिटी इन दिस। आप फेडरेशन से बात कर सकें, ये काफी बड़ा चैलेंज रहा है, बीइंग कोच फॉर मी आल्सो, बीइंग प्लेयर फॉर मी आल्सो। I was after the 98 Asian Games, I was in the best 10 players of the world. Not to mention, I was 5th in the Asian Games, और मेरी परफॉर्मेंस के हिसाब से मैं उस समय पहले 10 से 12 प्लेयर्स में मेरी रैंकिंग बनती थी, लेकिन by not participating उस समय मुझे कुछ ज्यादा परमिशन नहीं मिली, और उस समय हमारा इतना डाटाबेस भी नहीं था कि we miss our Olympics। कब हम 12, 15 से 30, 40 चले गए और ओलंपिक हाथ से निकल गया, पता ही नहीं चला। तो ये फेडरेशन की अथॉरिटी, आप उनसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच गरिमा जी, वेलकम। सो I request host, can we leave this meeting now? I think it's over from hello. Yes, जयसवाल सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? मनमोहन जयसवाल। Yes. हाँ सर, आज काफी क्वेश्चन फेडरेशन से भी कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि आप इसका यस सर। हाँ, अभी रणबीर सोलंकी जी ने क्वेश्चन किया है कि जो उनके प्लेयर को खेलो इंडिया में नहीं डाला जाए, उनकी एकेडमी में ही रखा जाए और वहां उसको फाइनेंशियल हेल्प किया जाए। तो खेलो इंडिया ने कभी नया, अभी पिछला जो मेरा वीडियो कॉन्फ्रेंस में मीटिंग हुई थी, सेक्रेटरी साहब ने डायरेक्ट किया है, उसमें यदि कोई एलीट एथलीट है, नेशनल मेडलिस्ट है, इंटरनेशनल प्लेयर है, तो दे कैन स्टार्ट देयर ओन एकेडमी व्हेन दिस खेलो इंडिया विल स्टार्ट फंडिंग टू देम। रणबीर सोलंकी, आपको मेरी आवाज आ रही है? मिस्टर रणबीर सोलंकी,
हाँ चलिए कोई नहीं, उनको बाकी सभी कोचेस सुन रहे हैं। और उसमें एक स्कीम है खेलो इंडिया की, यदि कोई एलीट एथलीट है, नेशनल मेडलिस्ट है, इंटरनेशनल प्लेयर है, इंटरनेशनल मेडलिस्ट है, उसका किसी इंस्टीट्यूट के साथ, किसी स्कूल के साथ, कॉलेज के साथ या लोकल जो बॉडीज हैं म्युनिसिपैलिटी, उनके साथ कोई टाई अप है, और वो जो उनके पैरामीटर्स जो पैरामीटर्स को कंप्लीट करें कि वो फैसिलिटी वहां होनी चाहिए, उस पे पर प्लेयर गवर्नमेंट उसको 5 लाख रुपए साल का फंडिंग करेगा, subject to fulfilling the parameters of that academy or as per the खेलो इंडिया। आई थिंक ये आप में आपका शायद जो प्रश्न था उसका जवाब है ये। आई थिंक यू मस्ट बी सेटिस्फाइड। तो ये इस पर की साइट पर है ये, और आप जा सकते हैं, जाकर देख सकते हैं। अच्छा, दूसरा मैं जो आपका ये देख रहा था यशपाल जी का, बड़ा अच्छा लगा, लेकिन मैं फिर इस बात पे सभी कोचेस से कहूंगा कि हमारे पास एक प्लेयर के बाद, जैसे संदीप बाला के बाद दूसरा संदीप बाला नहीं, नरेंद्र के बाद दूसरा नरेंद्र नहीं, पूनम चोपड़ा के बाद दूसरी पूनम चोपड़ा नहीं, आज के जो प्रणय विजय के बाद दूसरा कोई विजय नहीं है, जसलीन के बाद कोई दूसरा जसलीन नहीं है। तो हमें हमारी संख्या बढ़ानी पड़ेगी, हमारी जो नंबर ऑफ प्लेयर्स हैं वो बढ़ने चाहिए, तभी आपके पास उनमें से जो गिने चुने आपको जो सेलेक्ट करने हैं, मान लो आपको 100 एथलीट सेलेक्ट करने हैं, तो आपके पास 10,000 प्लेयर्स की सिलेक्शन नंबर होना चाहिए। उस 10,000 में से 1000, फिर उस 1000 में 500, 500 में 200, 200 में 100, फिर धीरे धीरे ऐसे गए। तो ये जो आज चल रहा है, मैं बार बार प्लेयर्स कोचेस से गुजारिश करूंगा कि अपना जो नंबर ऑफ प्लेयर्स एथलीट बढ़ाएं, और फेडरेशन लेवल पर कंपटीशन बिल्कुल बढ़ेगा। अभी सुरेंद्र सिंह जी जो पटियाला वाले, उन्होंने देखा कि नंबर ऑफ डोमेस्टिक कंपटीशन, अभी आप देखें पहले सिर्फ नेशनल चैंपियनशिप हुआ करती थी, अभी हमने एक रैंकिंग टूर्नामेंट भी शुरू किया, अभी दोबारा होने वाला था, अभी ये कोविड की वजह से हुआ नहीं, और आने वाले साल और एक नेशनल इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट होने जा रहा है, जिसमें कम से कम 4 से 5,000 बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे। जैसे ही ये खत्म होगा उसके बाद उस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करेंगे। और यदि किसी का और कोई क्वेश्चन हो तो जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी या उसके प्रतिनिधि के नाते मैं कोई और आपको कोई क्वेश्चन है कोई? और मैं कोचेस से रिक्वेस्ट करूंगा, जो इवनिंग का जो सेशन है स्पोर्ट्स साइंस का, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। उसमें आपको स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, प्रिवेंशन फ्रॉम द इंजरीज, रेबिलिटेशन फ्रॉम द इंजरीज, कि कैसे इंजरी जो एक खिलाड़ी का एक मतलब हिस्सा है उससे कैसे रिकवर करते हैं, बहुत सारे उसमें सेशन से एक्सपर्ट्स हैं, वो भी जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि आज के जमाने में खिलाड़ी सिर्फ ग्राउंड में नहीं, एक जैसे लेबोरेटरी में तैयार करते, वो लैब है, आप सीखेंगे और वो आप इम्प्लीमेंट करेंगे अपने खिलाड़ी के ऊपर। Okay, sir. Thank you once again. Thank you, Sai, DG Sai, Ministry, Mr. Solanki, Mr. Jeevan Sharma, and all my coaches जिन्होंने इसको ज्वाइन किया है. Thank you very much once again. Thank you, sir. So Yashpal sir, so we can end the session. एंड करने से पहले मैं एक जस्ट फॉर लाफ्टर मूड एक अच्छा सा एक क्वेश्चन ले लेते हैं जाने से पहले। तो मैंने कहा चलो एक अच्छे उससे लेते हैं। जीवन सर, आप प्लीज आंसर ना करें, मुझे 100% श्योर है आप आंसर दे देंगे इसका। अभी हमारे गेम के बारे में मैंने कहा कि हमारे गेम ने जेंडर इक्विटी को फॉलो किया, हमारा गेम डाइवर्सिफाई हो रहा है बहुत ज्यादा। तो मैं सभी यंग कोचेस से सभी से ये एक क्वेश्चन ले रहा हूँ कि अभी रिसेंट यानी कि 5 से 7 साल पहले एक इवेंट हुई थी वर्ल्ड जूडो चैंपियनशिप इन रियो। शायद कुछ कोचेस ने उसको मॉनिटर किया हो, क्योंकि हम टीम नहीं जाती है तो हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, बट वर्ल्ड चैंपियनशिप जो 2013 में हुई थी रियो में, उसके अंदर एक बहुत ही अद्भुत रिजल्ट सामने आया था। क्या कोई इसको बता सकता है कि क्या था? कोई इस पे लाइट डाल सकता है? कोई भी? कोई भी कोच, हम मैसेज देख सकते हैं, कोई भी कोच इसमें मैसेज डाल सकता है, कोई भी? एनीवन? एक बहुत ही अजीब सी बात हुई थी जिसमें नो सर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट तो
उन्होंने लंदन ओलंपिक्स में दी थी सबसे बढ़िया, जब उन्होंने अपने कोच के जूते को चूमा था। हम लोग आज के दिन अच्छे से पैरों के हाथ लगाते हुए शर्म करते हैं, उन्होंने जूते को चूमा था, वो नहीं सर। जो कोच के पैर के जूते को चूमा था वो लंदन ओलंपिक्स के बाद किया, आई गेस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नो, मेरा उस ओलंपिक में अद्भुत घटना ये हुई थी इन टर्म्स ऑफ रिजल्ट। लेट मी शेयर इट विद यू, जो मैंने नोट किया। हो सकता है इस एंगल से आपने ना सोचा हो, इट्स नॉट अ क्वेश्चन, जस्ट टू अपडेट। उस वर्ल्ड चैंपियनशिप में वुमेन सेक्शन में 7 के 7 गोल्ड अलग कंट्रीज को गए थे, जैसा होता नहीं। और कमाल की बात ये, जापान का एक भी नहीं था। ऐसा बहुत कम हुआ है कि 7 के 7 गोल्ड, किसी भी कंट्री को 2 गोल्ड नहीं मिले और पूरी दुनिया में वो गोल्ड बट गए थे, चाहे वो क्यूबा हो, चाहे वो एल्वेरा यूरी हो कोलंबिया से, यानी कि लैटिन अमेरिकन कंट्रीज भी थे उसमें, यूरोपियन भी थे, तो पूरी वर्ल्ड। मंगोलिया था, एशिया में मंगोलिया था। जापान कोरिया के अलावा भी कोई कंट्री वर्ल्ड चैंपियन बन सकती है, मंगोलिया ने उस समय, और वो भी लाइट वेट में प्रूव किया था। जापान कोरिया और नॉर्थ कोरिया के अलावा, यानी चाइना, जापान, कोरिया, नॉर्थ कोरिया, इसमें तो रहे हैं बहुत सारे वर्ल्ड चैंपियन, लेकिन उनके अलावा नए से हटके। तो ये एक बहुत ही अद्भुत रिजल्ट था उस समय का, जिसके अंदर 7 के 7 मेडल अलग कंट्रीज को गए थे। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस, और वो हम रेगुलर बीच में पूछ सकते हैं, जिससे कि हमारी नॉलेज भी अपडेट होते रहे और थोड़ा फन भी हो जाए। जीवन सर, एम आई राइट? आप कुछ लिख सकते हैं अगर आप, मैं जो ये नोटिस किया था। यस सर, थैंक यू सर। इसके अलावा भी एक क्वेश्चन ले सकते हैं। कोई बता सकता है अभी 100 kg में करंट वर्ल्ड चैंपियन कौन है? नहीं। एनीबॉडी? कंट्री का नाम? यस, कंट्री का नाम आ गया है, पोर्चुगल। तो ऐसा अपडेट हमारे समय में नेट अवेलेबल नहीं होता था, लेकिन हम ड्रॉ शीट की कॉपी रख लेते थे और सभी के रिजल्ट, फोंसेका, यस, दिनेश कुमार इज राइट, फोंसेका, जॉर्ज फोंसेका, करंट वर्ल्ड चैंपियन इन -100 kg, जॉर्ज फोंसेका, यस। विवेक जी, कोचिंग प्रिंसिपल्स, विवेक जी, कोचिंग प्रिंसिपल, नो ब्लैक नो व्हाइट, नो ब्लैक नो व्हाइट, नो ब्लैक नो व्हाइट। आप एक और क्वेश्चन पूछते हैं, क्या बता सकते हैं किस कैटेगरी में एक ही कंट्री में इस समय 3 वर्ल्ड चैंपियन हैं? जापान। विच कैटेगरी? 60। 73। आशुतोष लोहारे, राइट आंसर, 73 kg। ओनो, एबिनुमा एंड हाशिमोतो, 3 लीजेंड्स इन वन कैटेगरी। और उस देश का स्टैंडर्ड देखिए कि अगर मैंने उनके तीनों के इंटरव्यू देखे हैं, ओनो के अलावा दोनों के इंटरव्यू देने, दोनों ने ये कहा है कि ओलंपिक के लिए हम नहीं, सिर्फ ओनो ही डिजर्व करता है। वर्ल्ड चैंपियन होने के बावजूद भी ये बात करना, दैट इज समथिंग। इसी से पता लगता है वो कंट्री कितनी ग्रेट है, और तभी उनकी परफॉर्मेंस भी ग्रेट है। थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर मी फॉर टुडे। आज वी वाज ऑर्डर, और मैं चाहता भी ऐसा था कि हम कुछ थोड़ा सा बात, क्वेश्चंस भी लें बीच में, और वो आज लिए गए। और आने वाला सेशन, कल के सेशन के लिए आप सब लोग तैयार हैं। कल जीवन सर आ रहे हैं, ऑलवेज नॉलेज पैक्ड, और उनसे आप क्वेश्चंस भी उनके सब्जेक्ट के हिसाब से पहले ही प्रिपेयर कर सकते हैं। Thank you very much for giving me this opportunity for taking first 2 sessions. Thank you very much, Suman ma'am. Nice listener. Thank you very much, Suman ma'am. आपकी वजह से आज यहाँ तक पहुंचे। Thank you very much, everyone. Bye for now. Bye. Okay, sir. So I expect everyone to join Yes, back in the 5:30. session at 5 o'clock. Yes, sir, 5 o'clock. Yes, sir. Okay, Thank you. sir. Okay, Oh. now you can leave the meeting. Yes, sir. Thank you.